मीनवेल बाकी स्टूडेंट्स भी इंगेज होते हैं रिगार्डिंग प्रीवियस लेक्चर। यस्टरडे जो हमने लेक्चर इंगेज किया था मैनेजमेंट का और थोड़ा बहुत हमने अकाउंट्स एंड इन्वेस्टमेंट का हमने कुछ चीजें पढ़ी थी। इसके रिगार्डिंग किसी किस्म का किसी का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज आस्क। अच्छा बढ़िया बढ़िया, हम नियर अबाउट टू सिलेबस एंड ही है। हमारे 2 चैप्टर रहते हैं और एक आपका कोड का रहता है और कुछ आपका कोड ऑफ एथिक्स रहता है। इंशाल्लाह अपकमिंग 2 to 4 क्लासेस में इट विल बी कंप्लीटेड इंशाल्लाह। सबको आवाज क्लियर आ रही है मेरी? किसी किस्म का किसी कोई डिस्टॉर्शन तो नहीं है? श्योर बढ़िया। हमने रिगार्डिंग मैनेजमेंट का हम चैप्टर पढ़ रहे थे। हमने राउंड अबाउट डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट बाय द डायरेक्टर्स, ये भी राउंड अबाउट हमने पढ़ लिया था। अदर प्रोहिबिशंस ये हमने चीजें पढ़नी थी। नॉन टू द डायरेक्टर्स, यहाँ से हमने चीजें पढ़नी थी रिस्ट्रिक्शंस वगैरह से। हमने बात की थी डायरेक्टर्स की, हम बातें कर रहे थे मैनेजमेंट में, मैनेजमेंट के रिस्ट्रिक्शंस, प्रोहिबिशंस एंड लिमिटेशंस। रिस्ट्रिक्शंस मैनेजमेंट पे कौन कौन सी हैं, प्रोहिबिशंस कौन कौन सी हैं एंड लिमिटेशंस कौन कौन सी हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे रिस्ट्रिक्शन ऑन द डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन, या डायरेक्टर्स की रेम्यूनरेशन के रिगार्डिंग। डायरेक्टर्स की रेम्यूनरेशन के मुताबिक उस पर क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं, किसकी कितनी रेम्यूनरेशन अलाउ की है लॉ ने। फिर हम पढ़ेंगे प्रोहिबिशंस ऑन असाइनमेंट ऑफ द ऑफिसर्स बाय द डायरेक्टर्स। रिसेशन ऑन ट्रांजिशन इन्वॉल्विंग डायरेक्टर्स, जिसमें डायरेक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं उन ट्रांजेक्शन्स पर क्या रिसेशंस हैं। डायरेक्टर्स को लोन दिया जाता है, अगर दिया जाता है तो क्या हिसाब से दिया जाता है, क्या उस पर रूल्स एंड रेगुलेशंस अप्लाई होते हैं, क्योंकि एक फैमिलियरिटी थ्रेट आ जाता है आपके पास। उसके रिगार्डिंग हम उसको चीजों को डिस्कशन करेंगे। सेकंड आ जाता है आपके पास लोन टू द डायरेक्टर्स अदर प्रोहिबिशंस, डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट बाय द डायरेक्टर्स। अगर डायरेक्टर्स का कोई इंटरेस्ट के थ्रू उसको डिस्क्लोज ऑफ करना है हमने, इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स नॉट टू द पार्टिसिपेट और वोट। इंटरेस्टेड interested directors not to participate or vote, disclosure of interest by officer other than the directors। उसका क्या क्या हमारे पास डिस्क्लोज ऑफ करेंगे, क्या क्या हमने डिस्क्लोजर देना है, क्या उसके इंटरेस्ट अगर बाय द ऑफिसर के है कि क्या हमें डिस्क्लोज करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए, अगर करना चाहिए तो उस पर क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं रिस्ट्रिक्शंस ऑन
डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशंस, कि डायरेक्टर्स की रेम्यूनरेशन, डायरेक्टर्स की जो उजरत है, जो भी सैलरीड है, अगर सैलरीड पे है, वो अगर एम्प्लॉई है डायरेक्टर, जिस तरह लाइक हमने बात की, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होते हैं, कुछ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होते हैं जो कि एम्प्लॉई ऑफ द कंपनी पे, उसमें जाहिर बात है वो सैलरी इन्वर्स करेगा। और जब वो करेगा तो उस पर क्या रिस्ट्रिक्शन है, सबसे पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं कि रिस्ट्रिक्शन ऑन डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन, रेम्यूनरेशन फॉर द अटेंडिंग मीटिंग्स। कल भी हमने बात की थी, वो सिर्फ क्या है कि अटेंडिंग मीटिंग्स की रेम्यूनरेशन भी एक लेते हैं, एक एक्स्ट्रा सर्विसेज का भी लेते हैं, और कुछ अदर देन सैलरीज बेनिफिट्स भी होते हैं हमारे पास। तो अटेंडिंग मीटिंग का रेम्यूनरेशन टू बी पेड टू एनी डायरेक्टर फॉर अटेंडिंग द मीटिंग ऑफ द डायरेक्टर्स और अ कमेटी ऑफ द डायरेक्टर्स shall not exceed the scale approved by the company। वो उस स्केल से ज्यादा नहीं होगा जिस स्केल पे वो कंपनी में अभी जिस पोजीशन पे वो बैठे हुए हैं। लाइक हम लोगों को कहते हैं जिस तरह सैलरी आपकी फॉर एग्जाम्पल 30,000 है, उस पर जो कमीशन बना है वो 70,000 का बन गया है। तो खैर यहाँ पर ये कमीशन नहीं होगा, लेकिन मीटिंग की जो फी होगी, जो उनको अलाउंस मिलेगा, जो भी वट एवर जो भी चार्जेस मिलते हैं, तो वो उससे ज्यादा नहीं होगा। शैल नॉट एक्सीड स्केल अप्रूव्ड बाय द कंपनी और द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एज द केस में बी इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ द आर्टिकल। जो आर्टिकल डिफाइन किया गया है उसको, उसके मुताबिक हम उसको रेम्यूनरेशन उसके डिसाइड करेंगे। जो आर्टिकल्स का मतलब है कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। इस तरह रेम्यूनरेशन ऑफ एक्स्ट्रा सर्विसेज क्या क्या है, रेम्यूनरेशन ऑफ द डायरेक्टर ऑफ फॉर परफॉर्मिंग द एक्स्ट्रा सर्विसेज। लाइक वो अगर सैलरीड पर्सन है तो जाहिर बात है वो काम भी कर रहा होगा, जाहिर बात है मीटिंग के अलावा है ना। ये है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग, लाइक एनुअल जनरल मीटिंग, ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, हुआ क्या 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 हम पढ़ते हैं मीटिंग की टाइप्स कितनी होती हैं। और द कंपनी इन जनरल मीटिंग इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन इन द कंपनीज आर्टिकल। एग्जाम्पल जैसे हमने उन्होंने किया हुआ है कि डायरेक्टर रेम्यूनरेशन फॉर परफॉर्मेंस ऑफ एक्स्ट्रा सर्विसेज इंक्लूडिंग द होल्डिंग ऑफ ऑफिस of the chairman or attending the board meeting is decided by the chief executive. It explains whether or not the following statement in accordance with the provision of the Companies Act. तो सिंपल उसने कहा the statement is not in accordance with the provision of the Companies Act 2017. The director's remuneration for performing the extra services, including the holding of the office of the chairman, is determined by the directors of the company in general meeting in accordance with the provision in article of association of the company। article of association में जो मैं बार बार फिर मैं दोबारा रिपीट करूंगा कि आर्टिकल और मेमोरेंडम और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ये फर्स्ट चार्टर ऑफ द बिजनेस होते हैं। मीन टू से दैट यू कैन से ये आपके फर्स्ट प्रोटोकॉल्स होते हैं जिसके बिना पर आपकी कंपनी रन होती है। जो जो प्रोटोकॉल को यूज करते हुए कंपनी रन होती है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में आपके लिखे हुए होते हैं। प्रोहिबिशन ऑन असाइनमेंट ऑफ द ऑफिस बाय डायरेक्टर्स। प्रोहिबिशन रोका जाता है ऑन असाइनमेंट ऑफ द ऑफिस, ऑफिस की असाइनमेंट बाय द डायरेक्टर्स के थ्रू। क्या है, कहता है डायरेक्टर the a director of any company, a director of any company shall not assign his office, अपना ऑफिस किसी को वो असाइन नहीं करेगा टू एनी अदर पर्सन, एंड एनी सच अपॉइंटमेंट शेल बी वाइड अब इनिशियो। अगर कोई वो इस तरह की अपॉइंटमेंट भी करता है तो वाइड अब इनिशियो होगी। आई डोंट थिंक सो कि वाइड अब इनिशियो मुझे दोबारा रिपीट करना पड़ेगा। एनी वन पर्सन कैन यू टेल मी अबाउट द वाइड अब इनिशियो, व्हाट इज अ वाइड अब इनिशियो? जी मोहम्मद आरिफ। हुजैफा शाह, what is wide ab initio? Wide from starting, good Arif, मतलब कि from the first day of the birth it will be wide। इसी तरह वाइड अपॉइंटमेंट ऑफ अल्टरनेटिव डायरेक्टर इज अलाउड। वो क्या है, कहते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ अल्टरनेट डायरेक्टर। वो किस पॉइंट पे कहता है, द अपॉइंटमेंट ऑफ बाय द डायरेक्टर ऑफ एन अल्टरनेट और सब्स्टिट्यूट डायरेक्टर टू एक्ट फॉर हिम, जो उसके लिए इसकी जगह पे एक्ट करे ड्यूरिंग हिज एब्सेंस, उसकी एब्सेंस में, फ्रॉम पाकिस्तान ऑफ नॉट लेस देन 90 days will not be deemed to be an assignment of the office। 90 days से ज्यादा वो अपने ऑफिस को रेगुलेट नहीं कर सकता। द अल्टरनेट डायरेक्टर सो अपॉइंटेड वेकेट्स ऑफिस, जो अल्टरनेटिव डायरेक्टर होगा सो अपॉइंटेड होगा और वेकेट ऑफिस व्हेन द डायरेक्टर अपॉइंटिंग हिम रिटर्न टू द पाकिस्तान।
इसी तरह नेक्स्ट वन हमारे पास आ जाते हैं, सारी उन्हीं की एग्जांपल दी हुई है कि यार डायरेक्टर्स की अटेंडेंस है, डायरेक्टर्स अटेंड जनरल मीटिंग, बोर्ड मीटिंग्स, ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर्स, ये तमाम उसके दिए हुए कि अटेंडेंस एट मीटिंग एंड असाइनमेंट ऑफ द ऑफिस, उसमें कैसे कैसे हम कंट्रोल करेंगे। दोनों एग्जांपल्स उसके दिए हैं कि आगे है रिसेशन ऑन द ट्रांजिशन इन्वॉल्विंग डायरेक्टर्स, कि उन डायरेक्टर्स की रिसेशन क्या है जो कि ट्रांजिशन इन्वॉल्विंग जिसमें डायरेक्टर्स होते हैं, लाइक कैश ट्रांजेक्शंस हैं। कंपनी शैल इंश्योर करेगी दैट ऑल कैश all cash all cash transactions with its directors are conducted only through the banking channel। ये इंश्योर करेंगे कि तमाम बैंकिंग चैनल के थ्रू हो। इसी तरह नॉन कैश ट्रांजेक्शन को कहते हैं अनलेस प्रायर अप्रूवल इज अकॉर्डेड। जैसे कुछ चीजों की प्रायर अप्रूवल होती है कि यार फर्स्ट टाइम वन टाइम हमने अप्रूवल के लिए, उससे ऑनवर्ड जो रीअकरिंग एक्सपेंस का आप नाम लेते हैं कि बार बार जो होने होते हैं, उसके मुताबिक कहता है अनलेस प्रायर अप्रूवल इज अकॉर्डेड बाय अ रेजोल्यूशन ऑफ जनरल मीटिंग of company, and if the director of or a connected person is a director of its holding company, approval is also required to be obtained। अगर उसकी क्या है कि अप्रूवल अगर रिक्वायर्ड है तो टू बी ऑब्टेन बाय अ रेजोल्यूशन के थ्रू होगी इन एन जनरल मीटिंग में। अगर उसकी अप्रूवल नहीं है, पहले से अप्रूवल है तो ठीक है, अगर अप्रूवल लेनी है तो ऑब्वियसली वही पासिंग रूल होगा कि रेजोल्यूशन एक पास की जाएगी इन जनरल मीटिंग्स में। होल्डिंग ऑफ द कंपनी, नो कंपनी शैल एंटर इनटू एन अरेंजमेंट बाय व्हिच, किसके थ्रू, कहता है डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी और इट्स होल्डिंग सब्सिडरी एंड एसोसिएटेड कंपनी और अ कंपनी कनेक्टेड विद हिम, जो कि डायरेक्टर के साथ कनेक्टेड है, एक्वायर्स करती है और इज टू एक्वायर एसेट फॉर कंसिडरेशन, कंसिडरेशन के लिए एसेट एक्वायर करती है अदर देन कैश की फॉर्म from the company, or the company acquires or is to acquire asset for the consideration other than cash for from such director or person so connected, जिसके थ्रू डायरेक्टर्स आपकी कनेक्टेड है। इन शॉर्ट, अब वो ट्रांजेक्शन, वो नॉन कैश ट्रांजेक्शन जिनके साथ डायरेक्टर्स आपके कनेक्टेड हैं, ऑब्वियसली इनके लिए पासिंग रेजोल्यूशन करनी पड़ेगी हमें और जनरल मीटिंग में अप्रूवल लेनी पड़ेगी मेंबर से। और नोटिस फॉर द अप्रूवल ऑफ द रेजोल्यूशन शैल इंक्लूड the particulars of the arrangements along with the value of the asset। वो क्या करेगी, particular arrangement करेगी, include करेगी, value of the asset बताएगी, involved in such arrangement duly calculated by the restricted valuer। ये तमाम पार्टी इन शॉर्ट उसके अप्रूवल लेने के लिए ऑब्वियसली डॉक्यूमेंटेशन तो हमें रिक्वायर्ड है। करेक्ट सी है, जो नॉन कैश ट्रांजेक्शन के लिए पासिंग रेजोल्यूशन हमें नीचे उसी की नॉर्मल इसी तरह एग्जांपल दिया हुआ है। लोन टू द डायरेक्टर, रेसिशन क्या है, द कंपनी इज नॉट अलाउड अनलेस द ट्रांजैक्शन हैज बीन अप्रूव्ड बाय द मेंबर थ्रू रेजोल्यूशन। ये उसी तरह बोर्ड मीटिंग्स के मिनट्स बनते हैं, उसमें रेजोल्यूशन पास आउट होती है आपकी कि भाई इन मेंबर्स ने जनरल मीटिंग में डायरेक्टर्स का लोन अप्रूव कर दिया है। कहता है मेक अ लोन टू द डायरेक्टर्स, मेक अ लोन टू अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी और ऑफ इट्स होल्डिंग कंपनी और एनी ऑफ इट्स रिलेटिव, जिस तरह स्पाउस है, उसका माइनर चिल्ड्रन, कोई भी लेता है, या गिव अ गारंटी देती है और सिक्योरिटी इन कनेक्शन विद द लोन मेड बाय अ पर्सन टू सच अ डायरेक्टर और टू एनी ऑफ इट्स रिलेटिव। तो इनको क्या कहता है, कंपनीज अलाउड नहीं करती जब तक वो जनरल मीटिंग में पास आउट ना हो जाए। इसी तरह एडिशनल रिक्वायरमेंट फॉर लिस्टेड कंपनी के लिए क्या है कि इसके साथ वो एडिशनली क्या करेगी, अप्रूवल ऑफ द कमीशन भी करेगी, एससीसीपी की अप्रूवल भी होगी, इज आल्सो रिक्वायर्ड इन केस ऑफ अ लिस्टेड कंपनी फॉर सच लोन। एक्सेप्शंस क्या है, the above restrictions do not apply to a company which is in the ordinary course of the business। जो ordinary course of the business में नॉर्मल बिजनेस पैटर्न के लिए यूज करते होता है लोन और गिव्स गारंटी और सिक्योरिटीज फॉर द ड्यू पेमेंट ऑफ एनी लोन, वो इसमें शामिल नहीं होगी, उसके लिए रेजोल्यूशन पास आउट करने की जरूरत नहीं है। अदर प्रोहिबिशंस क्या है, कहता है प्रोहिबिशंस रिगार्डिंग मेकिंग अ पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन, कहता है कंपनी शैल नॉट कंट्रीब्यूट एनी अमाउंट और अलाउड यूटिलाइजेशन ऑफ इट्स एसेट, किस पर्पस के लिए, टू एनी पॉलिटिकल पार्टी और फॉर एनी पॉलिटिकल पर्पस टू एनी इंडिविजुअल और बॉडी। इन दोनों के लिए वो क्या है कि प्रोहिबिट करती है इन चीजों को कि भाई वो पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन का पार्ट नहीं बनेंगे। प्रोहिबिशन रिगार्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गिफ्ट, गिफ्ट के अगेंस्ट में क्या वो कहते हैं कि द कंपनी इज प्रोहिबिटेड टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गिफ्ट इन एनी फॉर्म
टू इट्स मेंबर्स इन इट्स मीटिंग, हमेशा कंपनीज प्रोहिबिटेड करती है। इसी तरह डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट बाय द डायरेक्टर, अगर डायरेक्टर्स का इंटरेस्ट है वो आपको ऑब्वियसली डिस्क्लोज करना पड़ेगा। कहता है डायरेक्टर्स आर द एजेंट ऑफ द मेंबर्स of the company and they are in a fiduciary relationship with all the members of the company, so they are required to make all contracts and all transaction in good faith and in the best interest of the company। ठीक है, गॉट इट, हमने कल भी पढ़ा फाइडेंशियल रिलेशनशिप में होती है और कंपनी के बेस्ट इंटरेस्ट में वो काम करेंगे। हेंस इफ दे मेक एनी ट्रांजेक्शन, अगर वो ट्रांजेक्शन करते हैं और इंटर इनटू एनी कॉन्ट्रैक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी, अगर कंपनी के बिहाफ पर किसी भी कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट वो बनती है जिसमें वो इंटरेस्टेड है बाय एनी मींस किसी भी फॉर्म में, दे शुड गिव अ कंप्लीट डिस्क्लोजर, इस बात को वो कंप्लीट डिस्क्लोज ऑफ करेंगे ऑफ द फैक्ट सो दैट देयर इंटेग्रिटी इज नॉट क्वेश्चन, कि उनकी रिलायबिलिटी जो है वो क्वेश्चनेबल ना हो। देयर मस्ट नॉट बी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बिटवीन द कंपनी एंड डायरेक्टर्स, वो क्लियर कट बता देंगे ठीक है यार मेरी पर्सनली इसमें ट्रांजेक्शन है और ये जो ले रहे हैं ये मेरे बेटे का ही बिजनेस है जिससे हम ये सप्लाई चेन वाले बिजनेस कर, उसका ऑब्वियसली फेमिलिटी थ्रेट आ जाता है तो हम बताएंगे कि भाई ये इनके बेटे का बिजनेस है, हम डिस्क्लोज ऑफ करेंगे। Prohibited transaction are not validated by disclosure. Prohibited transaction are not validated by disclosure. If directors are forbidden, अगर directors are forbidden to make certain transaction with the company by provision of any law, those provisions shall prevail. कहते हैं डायरेक्टर्स आर फॉरबिडन टू मेक द सर्टेन ट्रांजेक्शन, कुछ ट्रांजेक्शन ऐसी होती हैं जिसमें डायरेक्टर्स को मना किया जाता है विद द कंपनी के साथ नहीं करें बाय प्रोविजन ऑफ एनी लॉ, किसी लॉ के मुताबिक, दोस प्रोविजन शैल प्रीवेल करेंगे एंड डिस्क्लोज ऑफ दोस ट्रांजेक्शन कैन नॉट जस्टिफाई द कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द लॉ। हम इसको जस्टिफाई नहीं कर सकते कि भाई ये इसको हम इस तरह कर लेंगे इस तरह कर लें, लॉ ने कह दिया डिस्क्लोज ऑफ कर दिया तो ठीक है। कहता है इवन फॉर ट्रांजेक्शन व्हिच आर नॉट प्रोहिबिटेड डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट मस्ट बी मेड and certain transaction may carry additional approval requirement. Incorrect, हम disclose of भी करेंगे, disclosure भी देंगे उनके इंटरेस्ट का, और certain transaction may carry हम कर सकते हैं additional approval requirement के थ्रू। इसी तरह रिक्वायरमेंट कहता है every director of the company who is concerned or interested any contract, कहता है every director of the company who is concerned or interested in any contract or arrangement enter into or to be entered into by the company shall disclose the nature of his concern। अपने कंसर्न का वो क्या बताएगा, डिस्क्लोज ऑफ करेगा कि भाई मैं इस जगह इस वजह से मैं ले रहा हूँ। अगर फॉर एग्जांपल सप्लाई चेन डायरेक्टर है, सप्लाई चेन का ये होता है कि कोई चीज हम परचेज करते हैं, नॉर्मली कंपनी का प्रोसीजर ये होता है कि हम कोटेशन लेते हैं और मिनिमम 3 कोटेशन सेलेक्ट करते हैं और विच एवर इज लोअर का केस होता है, तो परचेज के केस में होता है तो हम उससे हम चीज परचेज करते हैं। अब हम कह देंगे यार ये मेरे ब्रदर की शॉप है और ये सबसे कम आपको रेट दिया है, तो हम इसको बताएंगे कि भाई वो उसके ब्रदर की शॉप है, शैल डिस्क्लोज करेंगे इसका नेचर ऑफ हिज कंसर्न को इंटरेस्ट at the meeting of the board। कहता है director shall be deemed also to be interested or concerned if any of his relative, जो कुछ भी है relative के अगेंस्ट में है तो हमारे पास वो भी directors क्या होंगे, shall be deemed also be interested, क्या spouse, children including step children and parents is so interested or concerned। timing of disclosure कब करेंगे, कहते हैं the first board of meeting in which such transaction arrangement is discussed if such transaction requires director's approval। टाइमिंग में डिस्क्लोजर का मैं बात की, डायरेक्टर शुड गिव द नोटिस ऑफ हिज इंटरेस्ट, should give notice of interest in the transaction arrangement the first board meeting in which such transaction arrangement is discussed if such transaction requires director's approval। if he was not interested at the time of first discussion in first board meeting held after he becomes so interested if such transaction requires director approval, अगर director की approval required है तब हम कर लेंगे कि जब वो interest में हो। in the first meeting held after the transaction arrangements is entered into if such transaction does not require director approval, तब हम करेंगे first meeting held after the transaction arrangements is entered into, अगर उसमें directors की approval required नहीं है। general notice वही है, कहते हैं इंस्टेड ऑफ मेकिंग द डिस्क्लोजर एट सेपरेट इंटरवल्स ऑफ ऑन ईच ट्रांजेक्शन, हर एक ट्रांजेक्शन पे हम क्या करेंगे, हर एक ट्रांजेक्शन पे अलग अलग हम अप्रूवल लें, अलग अलग हम डिस्क्लोज ऑफ करें उनको।
The directors may give a general notice. Directors क्या करते हैं? May give a general notice regarding his directorship or membership in any body, corporate or partnership in firms, so that he may be considered as interested in any transaction, contract, arrangements enter into with these businesses. In short, वो जनरल नोटिस देंगे. इंस्टेड ऑफ, दोबारा हम रिपीट कर लेते हैं कि इंस्टेड ऑफ मेकिंग द डिस्क्लोजर सेपरेट, हर एक ट्रांजेक्शन को अलग अलग डायरेक्टर में गिवन जनरल नोटिस एक दे देगा जिसमें सारी चीजें वो शामिल है. Such notice should be given at the directors meeting, or the concerned director may take the reasonable step to ensure that it is brought up and read at the first meeting of the board after it is given. ये फिर हम इंश्योर करेंगे, ब्रॉट अप करेंगे, भाई लेके भी आए मीटिंग के अंदर और रीड करें एट द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द बोर्ड आफ्टर इट इज गिवन. देने के बाद कहते हैं जनरल नोटिस shall expire at the end of the financial year in which it is given and may be replaced by fresh notice to be given in the last month of the financial. नीचे उसकी एग्जांपल देंगे. इंटरेस्टेड डायरेक्टर नॉट टू द पर्टिकुलर पार्टिसिपेट और वोट. वो क्या चीज है? The director shall not, as a director, take any part of the discussion of or vote on any contract or arrangements entered into or to be entered into by or on behalf of the company if he is in any way, whether directly or indirectly, concerned or interested in the contract or arrangement, nor shall his presence count for the purpose of the following the common. उसके अलावा फिजिकली तौर पर presence for the purpose of convenience shall not, his presence count उसकी नहीं होगी to forming the quorum at the time of such discussion or vote, and if he does vote his vote shall be void. किसी को इसमें कोई कंफ्यूजिंग हो इस टॉपिक में, which one I am highlighting, किसी किस्म का किसी का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज आस्क. सबको क्लियर है इस पैराग्राफ की? जी बिलाल अफसर, फवाद. ओके कमर, चलिए हम प्रोसीड करते हैं. कहता है नॉट टू बी प्रेजेंट, अगर वो प्रेजेंट नहीं है. कहता है डायरेक्टर ऑफ द लिस्टेड कंपनी, डायरेक्टर ऑफ द लिस्टेड कंपनी हु हैज अ मटेरियल इंटरेस्ट, जिसका मटेरियल पर्सनल इंटरेस्ट है इन अ मैटर that is being considered at the board meeting, shall not be present while that matter is being considered. इसी तरह अप्रूवल फ्रॉम मेंबर्स. कहता है if majority of the directors are interested in any contract or arrangements entered into or to be entered into or by or on behalf of the company, the matter shall be laid. अगर उनका इंटरेस्टेड है, सारा कुछ है, अप्रूवल भी हमें चाहिए, तो द मैटर शैल बी लेड होगा बिफोर द जनरल मीटिंग फॉर द अप्रूवल के लिए. वो पहले से ही लेट डाउन होगा और जनरल मीटिंग में हम डिस्कस करेंगे. एक्सेप्शंस क्या हैं कि जिनके लिए भाई अप्रूवल के लिए सामने पेशकश करना जरूरी नहीं. कहता है प्रोविजन शैल नॉट बी एप्लीकेबल अंडर द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस. कौन कौन से? कहता है इफ द पर्सन इज अ डायरेक्टर ऑफ द प्राइवेट कंपनी which is neither a subsidiary nor a holding company of the public company. अगर वो होल्डिंग कंपनी नहीं है या पब्लिक कंपनी नहीं है तो उसके लिए जरूरी नहीं है. और when the director has acted as a surety of the company, acted as a surety of the company, a resolution under the consideration relates to the indemnification on insurance coverage of the surety director against any loss incurred by the director of becoming surety of the company. इन दोनों केसेस में ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं है. नीचे सारी उनकी एग्जांपल देंगे. डिस्क्लोजर ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द ऑफिसर अदर देन द डायरेक्टर, डायरेक्टर्स के अलावा ऑफिसर्स का कंसर्न है कि उनका डिस्क्लोजर हमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए. कहता है अदर ऑफिसर ऑफ द कंपनी, अदर ऑफिसर ऑफ अ कंपनी हु इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंसर्न्ड और इंटरेस्टेड इन एनी प्रपोज्ड कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट्स विद द कंपनी.
shall not enter into any such contract or arrangements unless he discloses, जब तक वो disclose ना कर दे an extent of the कितनी हद तक उसका interest है in the transaction or obtains the prior approval by the board, इसके लिए prior approval भी चाहिए। तो हमें जाहिर बात है 100% हमें वो डिस्क्लोज ऑफ करना पड़ेगा। लाइक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की आप बात कर लो, सीएफओ की आप बात कर लो, कंपनी सेक्रेटरी की बात कर लो, तो ऑब्वियसली इनको डिस्क्लोज करना पड़ता है। चीफ एग्जीक्यूटिव एंड अदर ऑफिसर्स की मैं बात करूंगा कि द चीफ एग्जीक्यूटिव कौन है और क्या रिक्वायरमेंट है। इसी तरह अपॉइंटमेंट ऑफ द सब्सिक्वेंट चीफ एग्जीक्यूटिव का क्या है, उसके टर्म ऑफ द ऑफिस, टर्म्स ऑफ द अपॉइंटमेंट क्या है, रिमूवल ऑफ द चीफ एग्जीक्यूटिव क्या है, नॉट टू एंगेज इन द कंपीटिंग बिजनेस एंड अदर ऑफिसर्स। सबसे पहले चीफ एग्जीक्यूटिव कहता है चीफ एग्जीक्यूटिव इन रिलेशन टू द कंपनी मींस एन इंडिविजुअल हु सब्जेक्ट टू द कंट्रोल एंड डायरेक्शंस ऑफ द डायरेक्टर्स, जो कि डायरेक्टर्स की डायरेक्शंस करती हैं और सब्जेक्ट टू द कंट्रोल है। कंट्रोल करना उनका काम होता है और डायरेक्टर्स की जो डायरेक्शंस हैं उनको कंट्रोल करता है। इज इंटरेस्टेड विद द होल और सब्सटेंशियली द होल of the power of the management of the affairs of the company and includes a director or any other person occupying the position of the chief executive by whatever name called and whether under a contract of services or otherwise। दोबारा हम पढ़ लेते हैं कि the chief executive in relation to a company means an individual subject to the control, और जो डायरेक्टर्स की डायरेक्शंस होती हैं उनको इज इंटरेस्टेड विद द होल और सब्सटेंशियली द होल ऑफ द पावर मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर्स ऑफ द कंपनी एंड इंक्लूड द डायरेक्टर ऑन एनी अदर पर्सन ऑक्यूपाइंग द पोजीशन ऑफ अ चीफ एग्जीक्यूटिव, और डायरेक्टर भी हो सकते हैं ऑफ द पर्सन ऑफ एनी अदर पर्सन, कहता है एंड इंक्लूड द डायरेक्टर और एनी अदर पर्सन ऑक्यूपाइंग द पोजीशन ऑफ अ चीफ एग्जीक्यूटिव बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड एंड वेदर अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द सर्विसेज और अदरवाइज। That is called the chief executive officer. Restriction on appointment क्या है, the person who is ineligible to become a director of the company, जो कि डायरेक्टर बनने के काबिल नहीं है, shall not be appointed or continue as a chief executive, वो चीफ एग्जीक्यूटिव नहीं बन सकता। Appointment of the first chief executive क्या है, the name of the first chief executive shall be determined by the subscriber of the memorandum, जो first subscriber of the memorandum of association होते हैं, his specified particulars shall be submitted along with the documents of the incorporation। The first chief executive shall hold office up to the first annual general meeting तक। ये कब होती है कि मीटिंग वाले चैप्टर में जाके पढ़ लेते हैं कि यार 120 और फर्स्ट कैलेंडर ईयर ऑफ द क्वार्टर में जो है ना विच एवर इज अर्लियर जो भी आता है उसमें हो जाती है। इज फिक्स्ड बाय द सब्सक्राइबर एट द टाइम ऑफ हिज अपॉइंटमेंट, ही मे अर्लियर रिजाइन और टू बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस। फर्स्ट एग्जीक्यूटिव शैल होल्ड करेगा ऑफिस को टिल द फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग के तक एट द टाइम ऑफ हिज अपॉइंटमेंट। ही कहते हैं ही मे अर्लियर, वो पहले रिजाइन कर सकता है और टू बी रिमूव्ड हो सकता है फ्रॉम हिज ऑफिस। इट्स नॉट अ बिग डील। कहता है अपॉइंटमेंट ऑफ द सब्सिक्वेंट चीफ एग्जीक्यूटिव, कहता है जब वो पहले वाला छोड़कर जाएगा अपॉइंटमेंट ऑफ द टाइम लिमिटेड, कहता है सब्सिक्वेंट चीफ एग्जीक्यूटिव शैल बी अपॉइंटेड विद इन 14 days ऑफ द इलेक्शन ऑफ द डायरेक्टर्स themselves or occurring of the casual vacancy in the office of the chief executive। Term of the office कहता है subsequent chief executive shall be appointed for the maximum period of 3 years। Chief executive appointed against a casual vacancy shall hold office till the directors elected in the next election appoint a chief executive। The retiring chief executive can be reappointed। कब तक है, जाहिर बात है वो 3 साल तक होगा और उसकी अपॉइंटमेंट जो है कैजुअल वैकेंसी जो भी क्रिएट होगी शेल होल्ड ऑफिस करेगा टिल द डायरेक्टर्स वो इलेक्शन ना कंसीडर करें। अब देखिए इसमें बहुत सारी चीजें क्राइम बेस में, इसमें कोई इतनी खास समझाने वाली बात नहीं है। अब यह है कि आगे कंटिन्यू अंटिल द सक्सेसर इज अपॉइंटेड, अब वो कंटिन्यू करेगा टिल के उसका रिप्लेसमेंट ना आ जाए। कहता है रिटायरिंग चीफ एग्जीक्यूटिव शैल कंटिन्यू to perform his services until the successor is appointed unless his office was expressly terminated. A non-appointment of his successor is due to any fault on his part। So nominee by the federal government, the federal government shall have the power to nominate chief executive of the company where majority of the directors are nominated by the government।
नीचे सारी उनकी एग्जांपल कोड की गई है। टर्म्स ऑफ द अपॉइंटमेंट क्या है कि चीफ एग्जीक्यूटिव बाय द डायरेक्टर्स और द कंपनी एनुअल जनरल मीटिंग with the provision of the article. It is the terms and condition of the appointment of the chief that are determined by the directors or the company general meeting में in accordance with the provision in the directors. So reports to board. कहते हैं he reports chief executive किसको report करेंगे? He reports to the board and he cannot exceed his authority which has been granted by the board of the directors. The status of the director, the chief executive, if already a director, shall be deemed to be a director in addition to his being a chief executive of the company. He shall be entitled to all the rights and privileges and subject to all liabilities being a director. अगर वो पहले से कभी डायरेक्टर नहीं हुआ तो shall be deemed to be a director in addition to the chief executive officer की addition. The removal of the chief executive क्या है? कहता है chief executive may be removed through any of the following modes at any point in time regardless of any provision in the articles or in his appointment to the company. The by passing a special resolution in general meeting of the company, ये 3/4 majority होगी हमेशा आपकी. The passing a special resolution passing करते हैं by passing a resolution in the board of directors meeting supported at least 3/4 of the number of the directors. रेजोल्यूशन पास आउट होगी इन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में मीटिंग अब सपोर्टेड करती है बाय एटलीस्ट 3/4 ऑफ द नंबर ऑफ द डायरेक्टर. The by government authority person authorized it where more than 75% of the voting rights are held by the government. Obviously majority is authority. Not to engage in a competing business. Obviously डायरेक्टर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है वो किसी competing business में engage नहीं हो सकता कि यार यहाँ पर भी आप कहो कि यहाँ पर भी मैं ऑडिटर हूँ और वहाँ पर भी मैं ऑडिटर हूँ. Restriction क्या है? In case of public company, chief executive, his spouse and minor children are prohibited to engage in a business which competes with the business of the company in which he is a chief executive or with the business of any of its the subsidiary. इस तरह डिस्क्लोजर ऑन अपॉइंटमेंट अपने अपॉइंटमेंट को डिस्क्लोज ऑफ करेगा. एवरी पर्सन हु इज अपॉइंटेड एज अ चीफ एग्जीक्यूटिव is required to disclose in that to the company in writing the nature of the such business as interest therein. यहाँ पर आगे आपका लास्ट टॉपिक आ जाता है आपका अदर ऑफिसर्स. कहता है चेयरमैन ऑफ द लिस्टेड कंपनी. द बोर्ड ऑफ द listed chairman shall within a 14 days from the date of the election of the company. The board of the listed company shall within a 14 days from the date of the election of the directors के 14 days के अंदर chairman of the कहता है appoint a chairman from among the non-executive directors. The chairman obviously फिर non-executive director के appointment के लिए वो जो आपने कल सेशन में पढ़ी थी वो लाजिम पूरी चेंज शॉर्ट कंसेंट होनी चाहिए, उसकी रजामंदी होनी चाहिए. The chairman shall be responsible for the leadership of the board and ensure that the board plays an effective role in fulfilling its responsibilities. The annual financial statement shall contain a review report by the chairman. वो report chairman के through report जमा करवाएगी on the overall performance of the board and effectiveness of the role played by board in achieving the objective. इस तरह नीचे हमारे पास the chairman shall hold office वो 3 साल के लिए करेंगे और becomes ineligible, disqualified or removed by the directors unless वो खुद से resign ना कर दें time period से पहले. The board shall clearly define the respective roles and responsibilities of the chairman and chief executive. The commission may specify the class of the companies for which the chairman and chief executive officer shall not be the same individual. Public company required to have a secretary. Company secretary कहते हैं company secretary means an individual appointed to perform the secretarial and other duties customarily performed by the company's secretary or declared as such having such qualification and experience as specified. जो कि लॉ ने कहा हुआ है उसके मुताबिक आपने क्राइटेरिया फुल करना. The company secretary is responsible for the advising the board and compliance of the corporate laws and for maintenance of the relevant records.
and register. A public company must have a company secretary possessing such qualification as specified. The secretary responsible किसकी होती है? Advising the board on the compliance पे हो रहा है कि नहीं हो रहा, अगर नहीं हो रहा तो क्यों नहीं हो रहा. Listed company to have a share register. वो क्या करती है? अपना लिस्टेड कंपनी, मैंने उस दिन भी दिखाया था, अपना रजिस्टर्ड वो मेंटेन करती है शेयर एसेट रजिस्टर. कहते हैं लिस्टेड कंपनी और listed company further required listed company are further required to appoint independent share register to handle the transfer of the share and other obligations of the company as an issuer towards the shareholder. In case of a listed companies, all application are transfer of shares and directed to the share register instead of the company. The name of the share registrar of the company is mentioned on the notice of the general meeting as well. दोबारा हम रिपीट करें. लिस्टेड कंपनी आर फर्दर रिक्वायर्ड टू अपॉइंट an independent share registrar to handle the transfer of the shares and all other obligations of the company as an issuer towards the shareholder. In case of a listed company, all application are transfer of the shares are directed to the share register instead of the company. The company of the share registrar of the company is mentioned in the notice of the general meeting as well. The listed company to have the share registrar. The listed company are further required to appoint an independent share registrar to handle the transfer of the shares. To transfer of the shares and all other obligations of the company as an issuer towards the shareholder. In case of a listed company, all particulars transfer of the shares are directed to the shares. In case of a listed company, all applications for transfers of the shares are directed to the share registrar. जितनी application होती हैं वो share registrar को submit करवा दी जाती है instead of the company. The company of the share registrar of the company is mentioned in the notice of the general meeting as well. The bar on appointment of the sole purchase sale agent like this. The no company incorporated in Pakistan which is carrying on a business of the Pakistan shall without the approval of the commission appoint any sole purchase else or distribution agent. Exception to above rule. इसकी exceptions क्या हैं? कहते हैं company incorporated outside Pakistan are not required to obtain the approval of the commission for such appointment के लिए approval नहीं दे सकता. कहते हैं unless the major portion of the business of such company or a person is connected in Pakistan. यहाँ पर स्टूडेंट्स ये आपका चैप्टर एंड हो जाता है. इंशाल्लाह हम यहाँ पर एक नमाज की ब्रेक लेते हैं और इंशाल्लाह हम जो कल हमने नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था वो हम कंटिन्यू करें.
निकल इंशाल्लाह यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। फाइनेंशियल स्टेटमेंट से हम नमाज के बाद यहाँ पर लेते हैं हम नमाज की ब्रेक, नमाज के बाद इंशाल्लाह यहीं से इसको कंटिन्यू करेंगे। जी स्टूडेंट्स, जी हम कल अकाउंट्स एंड इन्वेस्टमेंट की हमने कुछ कल बातें की थी कि एक्चुअली अकाउंट्स एंड इन्वेस्टमेंट्स के लिए जो डिस्क्लोजर देने पड़ते हैं। ऑब्वियसली हमने पहला दिन पढ़ा था डायरेक्टर्स आर द एजेंट ऑफ द कंपनी। जो मेंबर्स का पैसा लगता है उसके अकाउंट्स वगैरह मेंटेन करना, उसकी चीजें वगैरह मेंटेन करना, खाते मेंटेन करना, बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना, कहाँ कहाँ पर रखी जाएंगी, सारे डायरेक्टर्स का काम होता है। और बुक्स ऑफ अकाउंट मतलब कि इन और आउट, कैश का इन और आउट रखना, ये सारी चीजें वो मेंटेन करना उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में शामिल होता है। अब इसमें हमने कल ये बातें तो पढ़ी थी, रिक्वायरमेंट ऑफ फॉर द लिक्विडेटर, टाइम पीरियड क्या होगा, इंस्पेक्शन बाय द मेंबर्स कब कब कर सकते हैं। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज आस्क, अदरवाइज ये है कि हम आगे मूव करते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट जिसको हम फाइनेंशियल पोजीशन कहते हैं, उसके बाद आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट आ जाती है, फिर स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी आ जाता है, और पांचवें नंबर पे आपका आ जाता है कि नोट्स टू द अकाउंट। कंपैरेटिव स्टेटमेंट भी इसमें इन्वॉल्व हो जाती है, और एनी अदर स्टेटमेंट एज मे बी प्रिस्क्राइब, जो भी हमारे पास इन्वॉल्व हो जाती है, सारी स्टेटमेंट आपकी इन्वॉल्व होती है। कितना स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जिसको हमने आज तक बैलेंस शीट का नाम दिया, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अंदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। एनी वन पर्सन can tell me the difference between, what is the difference between profit and loss account and other comprehensive income? Any one person is here. फवाद, मोहम्मद आरिफ, उसामा, कमर, कोई पर्सन मुझे बता सकता है? जी, the what is the typical difference between profit and loss account and other comprehensive income? किसी ने अगर पहले नाम नहीं सुने तो एक अलग बात है। नहीं पता किसी को? फवाद, कमर, सबको आवाज मेरी क्लियर है? ओके कमर, आप लोगों को मैं ये चीजें दिखा देता हूँ लाइवली।
फॉर एग्जाम्पल दिस वन स्टूडेंट्स, एक कंपनी के जैसे फॉर एग्जांपल ये अकाउंट्स हैं, उसकी इंडिपेंडेंट एक ऑडिटर रिपोर्ट लगी होती है। ये भी हम इसी चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कि रिगार्डिंग फिर कंपनी टू कंपनी ऑडिटर रिपोर्ट डिफरेंट करती है। दिस वन सबसे पहले आती है आपके पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। जिस तरह फॉर एग्जांपल हमारे पास सबसे पहले हमने कहा स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशंस। इसमें हमारे पास ये स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशंस की हमने बात की है। दिस वन कंपैरेटिव स्टेटमेंट है हमारे पास। ये रीस्टेटेड, अगर आपने उन फिगर्स को रीस्टेट किया है कि हमको कि हमें रीस्टेट करना पड़ता है, पिछले साल को गलत फिगर डल गई थी, वट एवर जो वैसे नॉर्मली क्या होता है 2 years की कंपैरेटिव स्टेटमेंट होती है हमारे पास। कंपैरेटिव स्टेटमेंट आ गई, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आ जाता है। अच्छा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में क्या फर्क है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहां तक होती है, जिस तरह की हम ये बात कर लेते हैं कि यार यहां तक आपकी स्टेटमेंट क्वालिफाई कराती है। इसके आगे दिस वन द अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। जैसे आज तक हमने रिवैल्यूएशन ऑफ द प्रॉपर्टी हमने पढ़ी हुई कि प्रॉपर्टी आपकी रिवैल्यू हो जाती है। इस तरह की कोई भी रिवैल्यूएशन है जो कि कैश पे इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन उसकी एसेट रिवैल्यू हो जाती है। मतलब कि फॉर मैंने कंपनी की वर्थ थी आज मेरे मार्केट में एक बिजनेस की एक वर्थ थी फॉर एग्जांपल 10 million की। आज हमने देखा उसे 11 million की। जो 1 million का हमारे पास अदर कॉम्प्रिहेंसिव गेन आया, एक्चुअली हमारे पास कैश नहीं आया, लेकिन कैश के फॉर्म में एक हमारे पास रिजर्व के फॉर्म में चलता है कि यार इन ऑर्डर टू लिक्विडेट, अगर हम इसको लिक्विडेट में लेके जाते हैं, कैश में ट्रांसफर करते हैं, तो इस टाइम पर हमारे पास 11 लाख की ये सेल आउट हो जाएगी। जो 1 million का डिफरेंस आया, दैट इज अदर द कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। ये लिखा हुआ है रिवैल्यूएशन ऑफ द प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट वट एवर यू वांट टू से दैट। इसमें जो ऐड हुई, यही मैंने 369 का जो लॉस मैंने उठाया, ये वाला दिस वन। तो इसके बाद इसमें मैंने अदर गेन ऐड कर दिया, तो ये लॉस आपका कम हो गया। लॉस है, प्रॉफिट है, इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ थिंग। इसके बाद हमारे पास क्या चीज उसने कहा है कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। आज तक हमने जो पार्ट हमने सुनी है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी हमारे पास कि ओपनिंग शेयर कैपिटल आ जाएगा, ओपनिंग इक्विटी आ जाएगी, उसमें जितना प्रॉफिट आपका ऐड हो जाता है, ये रिस्टेटेड के फॉर्म में पिछले साल का अगले साल का ऐड हो गया, आपके पास 30 जून का बैलेंस आपके पास आ गया। इस तरह सेगमेंट फिर आपने उसने बताया कि कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ द फॉर द पीरियड ईयर। जो आज तक हमने चीजें पढ़ी है, कैश फ्लो स्टेटमेंट, दिस वन द कैश फ्लो स्टेटमेंट फ्रॉम द इनडायरेक्ट मेथड, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पर जितने भी हैं कैश फ्लो, किसी भी चीज में कोई कंफ्यूजिंग हो अकाउंट्स वगैरह के अबाउट, आप लोगों ने पूछ लेनी है जहां पर स्टक माइट बी पॉसिबल आप लोगों ने पहले चीजें ना देखी हो, शायद अभी आप इंगेज हो रहे हो सकता है मैं कुछ स्किप कर जाऊं, क्योंकि आप लोग कोई भी चीज कंफ्यूजिंग कर रही हो तो थोड़ा सा एलैबोरेट कर दें, डिमांड आप कर सकते हो, इट्स योर राइट। जिस तरह लाइक कैश फ्लो स्टेटमेंट डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट मेथड है, अदर देन पार्ट ऑफ जॉब है ये, कि यार किस फॉर्म में बनती हैं, क्यों बनती हैं डायरेक्टर। एक्चुअली कैश फ्लो स्टेटमेंट इज टिपिकली सिर्फ ओनली कैश इन और कैश आउट की स्टेटमेंट होती है, दैट इज कॉल्ड द कैश फ्लो स्टेटमेंट। और इसका जो क्लोजिंग बैलेंस होता है वो इक्वलेंट टू द आपका कैश एंड बैंक का इक्वलेंट चला जाता है। देखिए 8953 और ये देखें, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये बैलेंस है 13 नंबर पे। दिस वन
8953 कैश एंड बैंक का बैलेंस, ओनली कैश इन और कैश आउट, यही सेम बैलेंस मेरे कैश फ्लो स्टेटमेंट के साथ टैली कर रहा हो। ये देख, और आगे आपके जो नोट्स टू द अकाउंट्स होते हैं इज आल्सो द पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और अदर कोई कॉम्प्रिहेंसिव स्टेटमेंट आ जाती हैं, इंडिपेंडेंट रिपोर्ट आ जाती है, किसी भी फॉर्म में आपने देनी है, ये सारी जो फिगर्स जा रही होती हैं उसके बैक एंड पे जो वर्किंग्स होती हैं वो हम सारी अटैच करते हैं। वर्किंग लाइक द नोट्स टू द अकाउंट्स कि किस तरह फिगर क्या क्या चीजें प्लस होकर हमारे पास आ रही हैं, ये हर पेज पे सिग्नेचर हो। इस तरह नोट्स कंप्राइजिंग समरी, सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड अदर एक्सप्लेनेटरी कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन रिस्पेक्ट टू द प्रोसीडिंग पीरियड एंड अदर कोई अनदर स्टेटमेंट है वो भी आपकी गाइड में आ जाएगी। रिक्वायरमेंट क्या कहते हैं, द बोर्ड ऑफ एवरी कंपनी मस्ट ले बिफोर द कंपनी एनुअल जनरल मीटिंग से पहले पहले वो उसने ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइनल करनी होती है। और 30 अक्टूबर तक, मतलब कि 120 डेज आपके राउंड अबाउट बनते हैं, जुलाई अगस्त सितंबर एंड अक्टूबर, राउंड अबाउट 28 अक्टूबर तक आपकी बनती हैं। तो इन द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी एंड इन एनी अदर केस सिंस द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेड अबव द डेट ऑफ द क्लोज ऑफ द फाइनेंशियल ईयर अडॉप्टेड बाय द कंपनी। टाइम लिमिट क्या है, द फर्स्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहता है मस्ट बी लेट एट सम डेट नॉट लेटर देन 16 मंथ आफ्टर द डेट ऑफ द इनकॉर्पोरेशन। जब आपका इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी हुआ है उसके 16 मंथ के अंदर अंदर आप लोगों ने ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट फर्स्ट टाइम, अदरवाइज वंस इन अ कैलेंडर ईयर होता है। जिस तरह लिखा होता है सब्सिक्वेंटली, क्या है आपके पास, सब्सिक्वेंटली वंस इन अ कैलेंडर ईयर। The financial statement must be laid within a period of 120 days following the close of the financial year। मतलब कि 30 जून पर अगर आपका क्लोज हुआ है तो उसके 120 डेज के अंदर अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट डेटा होनी चाहिए। However, in the case of the listed company, the commission and in any other case, the registrar में रजिस्ट्रार कर सकता है for any special reason की वजह से एक्सटेंड वो कर सकता है कि भाई ठीक है आप 16 मंथ के बजाय 120 डेज के बजाय 150 में करवा देना, बट वो भी टर्म क्या है, नॉट एक्सीडिंग 30 डेज। अब ड्यूरेशन ऑफ द फाइनेंशियल ईयर क्या है, कहता है फाइनेंशियल ईयर इन रिलेशन टू द कंपनी और एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट or any other body corporate means the period in respect of which any financial statement of the company or any body corporate means the period in respect of which any financial statement of the company or a body corporate as the case may be laid before it in any general meeting। general meeting का मतलब वही annual general meeting और is made up whether that the period is a year or not। बेशक पीरियड आपका इस साल है या नहीं है, लेकिन एनुअल जनरल मीटिंग से पहले पहले आपने करना ही करना है। दैट इज कॉल्ड द फाइनेंशियल ईयर। द फाइनेंशियल ईयर इन रिलेशन टू द कंपनी, अगर कंपनी से और एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट मींस द पीरियड है इन रिस्पेक्ट ऑफ विच जिससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपकी लिंक करती है। इस द ऑडिट है, द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट शैल बी ऑडिटेड होगी बाय द ऑडिटर ऑफ द कंपनी एंड द ऑडिटर्स रिपोर्ट शैल बी अटैच्ड देयर। तो जैसे मैंने अभी आपको दिखाई थी, आपके साथ मैं दोबारा शेयर कर लेता हूं। सबसे पहले इंडिपेंडेंट ऑडिटर एक रिपोर्ट लगती है हमारे पास, दिस वन इंडिपेंडेंट ऑडिटर रिपोर्ट है एक आपके पास। The requirement of the audit shall not apply to a private company having the paid up capital not exceeding 1 million। अगर उसका paid up capital और such higher amount of the paid up capital as may be notified by the commission। नॉर्मली हम कहते हैं कि यार जिनका रेवेन्यू 3 मिलियन, तो बहुत सारी चीजें आपके लिए डाउन करती हैं कि ऑडिटेड के लिए रिक्वायरमेंट्स क्या हैं क्या नहीं है, और जिसके लिए ऑडिट भी किस फर्म से होना चाहिए वो भी आगे कमीशन ने एसएससी ने आपका लेट डाउन की हुई है। डिस्पैच टू द मेंबर्स, अब ये ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं ऑडिट रिपोर्ट के साथ डिस्पैच हमने जाहिर बात है मेंबर्स को भी करनी है। कहते हैं एवरी कंपनी शेल सेंड ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट टुगेदर विद द ऑडिटर्स रिपोर्ट, डायरेक्टर्स रिपोर्ट्स के साथ, और इन द केस ऑफ द लिस्टेड कंपनी द चेयरमैन का रिव्यू रिपोर्ट भी होती है
to every member of the company or every person who is entitled to receive, जिसका हक बनता है कि भाई मुझे रिसीव होनी चाहिए नोटिस ऑफ द जनरल मीटिंग, either by post के थ्रू या electronically at least 21 days before date of the meeting, वो बताई जाएंगे at which it is to be laid before the members of the company. अब कॉपी ऑफ द इसकी कॉपी जो है रजिस्टर्ड ऑफिस में एक रखी होगी. The company shall keep a copy of the financial statement together with the said report at the registered office of the company for the inspection of the members. कि कभी भी वो इंस्पेक्ट कर सकते हैं. अब फाइलिंग टू द अथॉरिटीज बाय द लिस्टेड कंपनी, लिस्टेड कंपनी की अथॉरिटीज कौन कौन सी किस किस को जमा का आपने करवानी है. कहता लिस्टेड कंपनी शैल साइमल्टेनियसली विल डिस्पैच टू द मेंबर सेंड बाय द पोस्ट दीज कॉपीज इलेक्ट्रॉनिकली या कॉपी ऑफ द सच फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिस तरह आजकल लोग डेस्क में भी कॉपी पेस्ट करवा लेते हैं, टुगेदर विद द सेड रिपोर्ट टू ईच ऑफ द फॉलोइंग कमीशन रजिस्ट्रार and the Securities Exchange and shall also post the same on the company's website. The report shall be made available on the website of the company. ये आपकी वेबसाइट पे भी अपलोड करते हो for a time period as the may be, case may be. ये फाइनेंशियल में आपके अपलोड भी होंगे. आपके लिस्टेड कंपनीज के लिए रिक्वायरमेंट भी है. आपके साथ लिस्टेड कंपनी के अकाउंट्स भी मैं शेयर कर लेता हूँ अभी मीनवाइल. लाइक दिस है, एक लिस्टेड कंपनी है हमारे पास, एनुअल रिपोर्ट है उसकी. ये देखिए कंटेंट्स है, कंपनीज इंफॉर्मेशन, नोटिस ऑफ द एनुअल जनरल मीटिंग. है नोटिस कब कब दिया था इन्होंने. ये देखें कि भाई 29 अक्टूबर है. कहते हैं नोटिस इज बाय गिवन दैट 27th एनुअल जनरल मीटिंग के रजिस्टर्ड ऑफिस में 46 पे आपका रिटर्न वाला मुल्तान एट सैटरडे 29 अक्टूबर 2017 एट 10 AM टू द ट्रांसलेट ऑफ द. ये सारी चीजें हमने डिस्कशन करनी है. इस तरह डायरेक्टर्स रिपोर्ट भी हो गई आपके पास. 6 ईयर ग्रोथ ऑफ द फाइनेंशियल कोड ऑफ द कॉर्पोरेट गवर्नेंस, जिस तरह का हमने पढ़ा था. स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस की हमने बातें की थी. रिव्यू रिपोर्ट होती है एक अटैच, ऑडिटर्स रिपोर्ट होती है, फिर उसमें बैलेंस शीट, ये सारी चीजें आपके साथ अटैच होती है. पैटर्न ऑन द शेयर होल्डिंग वगैरह. अब इसकी अप्रूवल एंड ऑथेंटिकेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन करेगा. कहता है मैनर ऑफ ऑथेंटिकेशन. Authentication, the financial statement must be approved by the board of the company and signed on behalf of the board by the chief executive भी कर सकता है, and at least one director of the company, and in the case of the listed company also by the chief financial officer. chief financial officer के लिए must be requirement है कि must be chartered accountant होना चाहिए. यहाँ पर फिर आपकी जो प्रोफेशनल बॉडी है, जैसे आप लोगों की पिफा पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस अकाउंटेंट, इस तरह की बॉडीज फिर काम में आती हैं जब रिक्वायरमेंट लेट आउट होती है. चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर की हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर मींस एन इंडिविजुअल अपॉइंटेड टू परफॉर्म, means an individual appointed to perform such functions and duties as are customarily performed by the chief financial officer. जो परफॉर्म करता हो ऐसे फंक्शन और ड्यूटीज आर सच एज कस्टमरली परफॉर्म बाय द चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर को जो करने चाहिए. टिपिकल से एक डेफिनेशन है. चीफ एग्जीक्यूटिव नॉट इन पाकिस्तान, अगर आपका चीफ एग्जीक्यूटिव पाकिस्तान में नहीं है, when the chief executive is for the time being not available in Pakistan, then the financial statement may be signed by at least 2 डायरेक्टर्स को करने चाहिए. साइन भी आप लोगों के साथ अगर पड़ी हुई है तो मैं शेयर कर लेता हूँ.
और स्टूडेंट से अभी वो फाइल तो वैसे ओपन नहीं हो रही है, लेकिन मीनवाइल हम उसको इनकमिंग फॉर द टाइम बिंग अभी तो ओपन नहीं है। लेक्चर के एंड पे देखते हैं कि अगर ओपन होती है तो नहीं, अदरवाइज ये कि आपके साथ ग्रुप में शेयर करता हूँ। अब फॉर द टाइमिंग चीफ एग्जीक्यूटिव अगर पाकिस्तान के एटलीस्ट 2 डायरेक्टर्स को साइन करना पड़ेगा। इस तरह एफिडेविट की बात होती है बाय सर्टेन प्राइवेट कंपनीज। एफिडेविट मतलब कि कोई एविडेंटरी तौर पर कोई वो आपसे लेते हैं ना कि स्टाम्प पेपर लिखवाया जाता है, एफिडेविट लिया जाता है। ऐदनामा लिया कहते हैं इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी हैविंग अ पेड अप कैपिटल नॉट एक्सीडिंग 1 million, द फाइनेंशियल स्टेटमेंट शैल आल्सो बी accompanied by an affidavit executed by those who signed the financial statement that the financial statement have been approved by the board. So single member company के केस में the financial statement of the single member shall be signed by one director. वो क्या करेगा, सिंगल मेंबर कंपनी shall be signed by the one of the director, वो साइन करेगा आपके पास। अब इसी तरह हमारे पास है कि फाइलिंग ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद रजिस्ट्रार आफ्टर एजीएम के बाद, एनुअल जनरल मीटिंग के बाद। वो रिक्वायरमेंट क्या कहता है, आफ्टर द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैव बीन लेड बिफोर द कंपनी एट द एनुअल जनरल मीटिंग एंड ड्यूली अडॉप्टेड हो गया कॉपी ऑफ सच फाइनेंशियल स्टेटमेंट टुगेदर विद द रिपोर्ट्स के साथ एंड डॉक्यूमेंट्स के साथ रिक्वायर्ड एंड ड्यूली साइंड हो बाय सीईओ या डायरेक्टर के, जिस नाम से ऊपर अभी पड़ी हुई हैं, एंड शैल बी फाइल्ड बाय द कंपनी विद द रजिस्ट्रार के पास वो फाइल अप करेंगे। टाइम लिमिट क्या है, कहता है शैल बी फाइल्ड विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ सच मीटिंग। जब एनुअल जनरल मीटिंग हेल्ड हुई है उसके 30 days के अंदर अंदर, द लिस्टेड कंपनी के केस में विद इन 15 days के ऑफ द अदर एनी अदर कंपनी, 30 days के अंदर अंदर लिस्टेड कंपनी के केस में, एंड विद इन 15 days इन केस ऑफ एनी अदर कंपनी लाइक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के केस में। और व्हेन मेंबर्स डू नॉट अडॉप्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कब, if then in the general meeting before which the financial statement is laid does not adopt the same or defer consideration thereof or is adjourned, a statement of the fact of the reason thereof shall be annexed होंगी कि भाई क्यों लेट डाउन हुई है, said financial statement required to be filed with the registrar, उसके साथ रजिस्ट्रार के साथ फिर आप फाइल भी करोगे रीजन के साथ। नॉट एप्लीकेबल केस में कहता है फाइलिंग रिक्वायरमेंट शैल नॉट अप्लाई टू अ प्राइवेट कंपनी हैविंग अ पेड अप कैपिटल, जिनका 10 मिलियन से ज्यादा ना हो, उनके लिए रिक्वायरमेंट नहीं है कि एससीसीपी में वो फाइल भी करें। सिर्फ क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द लिस्टेड कंपनी, सिर्फ लिस्टेड कंपनी की रिक्वायरमेंट है कि क्वार्टरली और हाफ ईयरली भी वो टाइम पीरियड करती हैं। और टाइम पीरियड क्या है, ये टू मच हाईली इंपॉर्टेंट केस है। ऑब्जेक्टिव में लाजमी वो एग्जामिनर पूछते हैं, कहते हैं एवरी लिस्टेड कंपनी शैल प्रिपेयर द क्वार्टरली एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद द पीरियड ऑफ, क्या है, 30 days ऑफ द क्लोज ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड क्वार्टर ऑफ इट्स ईयर अकाउंट। फॉर एग्जांपल जुलाई अगस्त सितंबर हो गया, फर्स्ट क्वार्टर एंड हो गया उसके 30 days के अंदर अंदर, एंड थर्ड क्वार्टर ऑफ द ईयर ऑफ द अकाउंट्स, एक हाफ ईयरली बन गया, एक एनुअली बन गया। जब एनुअली बनेंगे दो तो अकाउंट्स आपके वैसे ही बन गए, बाकी रह गए 2 क्वार्टर। दूसरे क्वार्टर का क्या होगा, 60 days ऑफ द क्लोज ऑफ इट्स सेकंड क्वार्टर ऑफ इट्स ईयर ऑफ द अकाउंट। ये इसका टाइम पीरियड आ जाता है हमारे पास। 30 days of the close of the first and third quarter of its year accounts, obviously second तो आपका half yearly बन जाता है ना। additional requirements for the second quarter के additional requirement क्या है, कहते हैं additional requirement for the second quarter accounts क्या है, the cumulative figure for the half yearly भी होंगी, मतलब कि 6 month भी present, और it shall be subjected to a limited scope review of the statutory auditor reports के साथ attached होगी। और limited scope review shall be in such manner and according to the such terms and condition as may be, क्या होगा, determined by the ICAP, Institute of Chartered Accountant of Pakistan, और यह अप्रूव करेंगे by the commission। commission means आपका SCCP, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। नीचे जैसे हम एग्जांपल भी कोट कर लेते हैं, कहता है डील लिमिटेड इज द लिस्टेड कंपनी विद द फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम 1st July to 30th June। इट शैल प्रिपेयर फॉलोइंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर 2019 to 20। क्या होगा, फॉर द क्वार्टर 30th September, फर्स्ट क्वार्टर 19 पे है तो इसकी क्या होगी डेट लिमिट, तो कहता है 30th October 2019 विद इन 30 days के अंदर। फॉर द क्वार्टर क्या है आपके पास, 31st December आएगा सेकंड क्वार्टर, उसके लिए क्या होगा 29th February, 60 days के अंदर अंदर। इस तरह फॉर द हाफ ईयर 31st December में जैसे एंड होता है उसका भी 29 February है, वो भी विद इन 60 days के अंदर, दोनों आपकी कंपैरेटिव स्टेटमेंट फाइल अप होंगे। अब आ गया फॉर द क्वार्टर एंडेड 31st March, मीन क्यों 33rd क्वार्टर है इसका आपका 30th April, वही 30 days का है। और फॉर द एंडिंग 30th June उसका 28 अक्टूबर तक होगा, वो 120 days है। अल्टीमेटली ये फोर्थ क्वार्टर का वो ईयरली भी अकाउंट्स आपके बन जाएंगे।
अब एक्सटेंशन इन द टाइम ऑफ फर्स्ट क्वार्टर का हम एक्सटेंशन क्या होगा, कहते हैं यार एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट द कंपनी मे अप्लाई टू द कमीशन करेगी फॉर द एक्सटेंशन ऑफ द फाइलिंग ऑफ द अकाउंट्स फर्स्ट क्वार्टर एंड द कमिश्नर मे एक्सटेंड कर सकती है ऑफ द फाइलिंग ऑफ द पीरियड, बट 30 दिनों से ज्यादा वो नहीं करेगी। एप्लीकेशन आपको फाइल अप करनी पड़ती है और पोस्टेड ऑन द वेबसाइट इलेक्ट्रॉनिकल फाइलिंग। ऑब्वियसली द क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट शैल बी पोस्टेड, वो भी होते हैं वेबसाइट फॉर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। Moreover, it shall also be transmitted electronically within the period specified above. क्या है, to the commission, to the security exchange and with the registrar. The commission may specify the time period for which the quarterly financial statement shall be made available on the website of the company. मैं आप लोगों को ऐसे शेयर भी कर लेता हूँ, अगर किसी कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं हमारे पास इलेक्ट्रॉनिकली, उसकी वेबसाइट पे भी क्वार्टरली हाफ ईयरली भी सारी आपकी फाइल्ड होती हैं। दिस वन स्टूडेंट्स लाइक, अगर मैं यहाँ पर इनकी ये दिस वन कॉर्पोरेट गवर्नेंस कल्चर वैल्यूज कोड ऑफ, ये आपकी सारी बिजनेस में भी आपकी अपॉर्चुनिटीज दी हुई हैं एंड जो आपके अकाउंट्स हैं आई थिंक वीएनएन ऑब्जेक्टिव्स में दिए हैं। ये सर्विसेज सारी उन्होंने बताई हुई अपना ऑर्डर क्लाइंट्स। अभी हम बात कर लेते हैं रिपोर्ट्स का, लाइक दिस रिपोर्ट्स। ये देखें एएफपी ईयर बुक है हमारे पास, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, ऑडिटेड फाइनेंशियल 18, 19, 17 एफए ईयर बुक है, वो सारी आपकी चीजें हमारे पास दी गई हैं। फिफ्थ एनुअल जनरल मीटिंग सारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स इन्होंने अपलोड किए हैं और यू कैन डाउनलोड फ्रॉम हियर। अब यहां से आप कर भी सकते हैं। आगे है डिस्पैच टू द मेंबर ऑन रिक्वेस्ट। अगर वो रिक्वेस्ट करते हैं द कॉपी ऑफ द क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट शैल बी डिस्पैच इन फिजिकल फॉर्म इफ सो रिक्वेस्टेड बाय एनी मेंबर विदाउट एनी फी। ऑथेंटिकेशन क्या होगी, द अप्रूवल एंड ऑथेंटिकेशन रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज द सेम जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एनुअली जो रिक्वायर्ड होती है वही सेम ऑथेंटिकेशन आपके पास यहाँ पर भी रिक्वायर्ड होगी। इस तरह डायरेक्टर्स रिपोर्ट एंड स्टेटमेंट ऑफ द कंप्लायंस, जिस तरह अभी मैंने आपके साथ शेयर की थी, डायरेक्टर्स रिपोर्ट like this one. This one student statement of compliance है, review report है, code of corporate governance है। ये सारी चीजें जो आपको अभी बुक में मैं पढ़ा रहा हूँ वही सेम आपकी एप्लीकेशन में भी होती हैं। डायरेक्टर्स रिपोर्ट है, कहते हैं ड्यूटी टू डायरेक्टर्स की रिपोर्ट क्या होती है, ड्यूटी टू प्रिपेयर डायरेक्टर्स रिपोर्ट एंड स्टेटमेंट ऑफ द कंप्लायंस, कि हमने स्टेटमेंट कंप्लायंस की भी है कि नहीं की है। कंटेंट्स ऑफ द डायरेक्टर्स रिपोर्ट क्या होंगे और बिजनेस रिव्यू सेक्शन ऑफ द डायरेक्टर रिपोर्ट हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। डायरेक्टर्स की रिपोर्ट क्या आती है, क्या ड्यूटी टू प्रिपेयर द डायरेक्टर्स रिपोर्ट एंड स्टेटमेंट ऑफ द कंप्लायंस। क्या डायरेक्टर्स रिपोर्ट में क्या चीजें शामिल होती हैं, द बोर्ड शैल प्रिपेयर द डायरेक्टर्स रिपोर्ट फॉर ईच फाइनेंशियल ईयर ऑफ द कंपनी अदर देन दैट अ प्राइवेट कंपनी नॉट बीइंग अ सब्सिडियरी ऑफ द पब्लिक कंपनी हैविंग द पेड अप कैपिटल नॉट एक्सीडिंग 3 मिलियन से अबव ना हो, तो वो उसके अलावा वो नहीं करते। स्टेटमेंट ऑफ द कंप्लायंस में भी जर्नल और स्पेशल ऑर्डर हो सकता है, डेटा डायरेक्ट सच क्लास or classes of the companies to prepare a statement of the compliance. The board shall make out and attach to the financial statement such statement of compliance as may be specified. Contents of the director report क्या क्या होते हैं, मिनिमम कंटेंट्स ऑफ द डायरेक्टर रिपोर्ट ये होंगे कि द स्टेट ऑफ द कंपनीज अफेयर एंड अ फेयर व्यू ऑफ दिस बिजनेस। वो बताएंगे कंपनीज के अफेयर क्या क्या है। इस तरह हम यहाँ पर भी हम डिस्कशन कर लेते हैं। अगर मैं आपको लाइवली एग्जांपल भी दिखाऊं,
दिस वन देखें, ये फाइनेंशियल रिजल्ट मतलब के स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स उसने बता दिए कि सेल नेट, ग्रॉस नेट प्रॉफिट एंड लॉस, जीपी रेशो, अर्निंग पर शेयर और रिव्यू रिपोर्ट वो नीचे दिखाएगा। द अमाउंट इफ द डायरेक्टर्स रिकमेंड एज डिविडेंड, जितनी अर्निंग पर शेयर जिस तरह हमने दिखाई, डायरेक्टर ने जो अप्रूव किया एनुअल जनरल मीटिंग में, जिस तरह एक साल में अप्रूव होती है वो पेमेंट अगले साल होती है, कहता लाइक एज डिविडेंड। इसी तरह अमाउंट है द परपोज टू कैरी द रिजर्व फंड, जनरल रिजर्व और द रिजर्व अकाउंट, ये तीनों चीजें मिनिमम ये चीजें होती है, बाकी आप एडिशन भी इसको कर सकते हैं। फिर आपके एडिशनल कंटेंट्स ऑफ द डायरेक्टर रिपोर्ट क्या है, क्या पब्लिक कंपनी, देयर आर द एडिशनल कंटेंट्स आर रिक्वायर्ड फॉर द फॉलोइंग कंपनीज, इनके लिए पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी विच इज अ सब्सिडरी ऑफ द पब्लिक कंपनी, उसके लिए भी आपकी रिक्वायरमेंट होती है। द एडिशनल कंपनी, the additional contents are the name of the person who at any time during the financial year were directors of the company। name of the person देखें, अभी हमने देखे थे वो name of the person उसमें include थे। this one principal activities and the development and performance of the company's business during the financial year, वो भी हमने डिस्कशन किया, सामने लिखी हुई थी। A description of the principal risk and uncertainties facing the company, जो कि कंपनी फेसिंग कर रही है इस टाइम पर, कि प्रिंसिपल रिस्क क्या है फोरकास्टिंग डेज में देखते हुए, अनसर्टेनिटीज क्या क्या हमें फेस करनी पड़ सकती हैं, और any changes that have occurred during the financial year concerning the nature of the business of the company or of its subsidiaries or any of the company in which the company has interest, जिसका कंपनी का इंटरेस्ट है, वो चीज में डिस्कस द इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन इन रिगार्ड टू एनी कंटेंट्स ऑफ द मॉडिफिकेशन इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट, अगर कोई है तो मॉडिफिकेशन का आपको कोई पैराग्राफ है, कोई इंटीमेशन है, कुछ भी है ऑडिटर्स रिपोर्ट में, तो वो भी आपका पार्ट बनेगी कि भाई क्यों पार्ट बनाया उन्होंने, डिसीजन मेकिंग की क्यों, जिस तरह क्वालिफाइड एक ओपिनियन होता है, ट्रू एंड फेयर व्यू दिया हुआ है, क्या अनक्वालिफाइड ओपिनियन है, अगर मॉडिफिकेशन पैराग्राफ की वो आपको उसको बताएंगे कि यार भाई ऑडिटरों ने क्यों दिया, कि ऑडिटरों की ऑब्जर्वेशन क्या कुछ है। इस तरह लाइक एग्जांपल है कि ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑफ द कंपनी इज एड्रेस्ड टू द मेंबर्स ऑफ द कंपनी होती है, इफ द ऑडिटर हैज पॉइंटेड आउट एनी ऑब्जर्वेशन और हैज इन एनी वे मॉडिफाइड अपनी ओपिनियन, द डायरेक्टर्स शुड एड्रेस करेंगे द मैटर एंड प्रोवाइड द मेंबर्स विद द वर्जन ऑफ द सिचुएशन, कि क्यों उन्होंने प्रोवाइड किया है। इस तरह इंफॉर्मेशन अबाउट द पैटर्न ऑफ होल्डिंग ऑफ द शेयर्स, अभी हमने दिखाया था कि ये पैटर्न ऑफ होल्डिंग ऑफ शेयर्स उन्होंने दिया हुआ है। ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ऑडिटर्स कौन था, एक्नॉलेजमेंट है हमारे पास, पैटर्न ऑफ द शेयर होल्डर शायद इसमें आपको दिखाया गया हुआ, दिस वन सेक्शन दिया हुआ स्टूडेंट, दिस वन दिया हुआ है, लिखा भी हुआ है वैसे, पैटर्न ऑफ शेयर होल्डिंग का क्या था कि सेक्शन के मुताबिक क्लोज हमारे पास किया हुआ है। इस तरह अर्निंग पर शेयर हमने देखा, अर्निंग पर शेयर भी दिया हुआ है, नेम एंड कंट्री रीजन ऑफ द होल्डिंग कंपनी, कि किस कंपनी ने हमें होल्ड किया हुआ है, वो हमारे पास है, रीजन ऑफ द लॉसेज, अगर लॉसेज आपके इंकर हुए हैं तो क्यों हुए हैं, वो आप बताते हो कि फ्यूचर प्रोस्पेक्टस ऑफ द प्रॉफिट को, इन्फॉर्मेशन अबाउट द डिफॉल्ट इन पेमेंट फॉर एनी डेट्स एंड रीजन देयर ऑफ उसकी करते हैं, कमेंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द एडिक्वेसी इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल हमारे क्यों वीक हैं, उसके हम बताते हैं, कमेंट करते हैं, कोई एनी मटेरियल चेंजेस एंड कमिटमेंट्स अफेक्टिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी which have occurred between the end of the financial year to which the financial statement relates and the date of the report। जिस डेट को रिपोर्ट जा रही है और जिस डेट की फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो रही है के दरमियान में हमारे पास जो भी अगर कुछ कमिटमेंट्स हैं कि हमने करनी है फ्यूचर में, मटेरियल को चेंजेस करनी है, उसके बारे में हम बताते हैं, और एनी अदर इन्फॉर्मेशन एज वे में स्पेसिफाइड जो कि हम कर सकते हैं। ऑथेंटिकेशन क्या है,
The director's report and statement of compliance must be approved by the board and signed by the chief executive and the directors of the company. इस तरह बिजनेस रिव्यू सेक्शन ऑफ द डायरेक्टर्स रिपोर्ट अभी हमने देखा था कि रिव्यू का सेक्शन भी हमारे पास दिया हुआ है जिसको हम रिव्यू रिपोर्ट का नाम देते हैं. Business review of the listed company. क्या in case of a listed company, the business review must to the extent necessary for the understanding, the development, the performance or position of the company's business include कौन है the main trends and factors like to affect the future development को affect को करे performance and position of the company's business. इसी तरह the impact of the company's business on the environment पे क्या effect पड़ता है, the activities undertaken by the company with regard to the corporate social responsibility during the end, ये हमने डिस्कस करनी होती है, और directors responsibility in respect of the internal financial control as may be specified, ये हम लोगों ने डिस्कशन करनी होती है इसमें. ये नीचे सारी स्टूडेंट्स नीचे सारी उन्होंने एग्जांपल्स दी हुई हैं. एट द एंड पे हमारे पास सेशन आते हैं कि इन्वेस्टमेंट का 3-4 टाइप के हम एसोसिएट करेंगे. डेफिनेशन ऑफ द एसोसिएट कंपनीज क्या होती है, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएटेड कंपनीज में कैसे हम करेंगे, इन्वेस्टमेंट ऑफ द कंपनी टू बी हेल्ड इन इट्स ओन नेम अगर करती हैं और रजिस्टर्ड फॉर द इन्वेस्टमेंट नॉट हेल्ड इन ओन नेम, उस केस को हम डिस्कशन करते हैं. सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ द एसोसिएट कंपनीज की आ जाती हैं. एसोसिएट कंपनीज के एज पर द लॉ के मुताबिक क्या है कि एसोसिएटेड कंपनी और एसोसिएटेड अंडरटेकिंग, नाम से जाहिर है एसोसिएट किया गया है, मींस एनी 2 और मोर कंपनीज, 2 या 2 से ज्यादा कंपनीज या अंडरटेकिंग्स और अ कंपनी एंड अंडरटेकिंग, कंपनी या अंडरटेकिंग इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर इन द फॉलोइंग मैनर. एसोसिएटेड कंपनी एंड एसोसिएटेड अंडरटेकिंग मींस एनी 2 और मोर कंपनीज और अंडरटेकिंग्स or a company or an undertaking interconnected with each other in the following manner. किस तरह अपने आपस में कनेक्टेड होंगी वो हम देख लेते हैं. कहता है if a person who is the owner, एक बंदा ओनर है या पार्टनर है, पार्टनर का जाहिर बात है, हमने एसोसिएट अंडरटेकिंग्स की बात की थी, पार्टनरशिप में क्या होगा, कंपनीज में क्या होगा ओनर, एसोसिएट अंडरटेकिंग में क्या होगा पार्टनर, दूसरे में क्या होगा हमारे पास या तो डायरेक्टर ऑफ द कंपनी और अंडरटेकिंग, और हु डायरेक्टली या इनडायरेक्टली थ्रू हिज स्पाउस, अपने मतलब कि हस्बैंड जिस तरह वाइफ होते हैं या माइनर चिल्ड्रन के थ्रू होल्ड करती हैं और कंट्रोल शेयर्स कैरिंग नॉट लेस देन 20% ऑफ द वोटिंग पावर. मीन टू से दैट 20% मिनिमम आपका 20% होना चाहिए, मिनिमम आपका 20% उसमें शेयर होल्डिंग होनी चाहिए. इन सच कंपनी और अंडरटेकिंग इज आल्सो, इन सच कंपनी और अंडरटेकिंग इज आल्सो द ओनर या पार्टनर और डायरेक्टर ऑफ एनी अदर अंडरटेकिंग और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली होल्ड और कंट्रोल शेयर कैरिंग नॉट लेस देन 20% ऑफ द वोटिंग पावर इन दैट कंपनी और अंडरटेकिंग. किसी पर्सन को इस पैराग्राफ में किसी को कंफ्यूजिंग हो तो प्लीज आस्क, देन हम ये है कि आगे चलते हैं क्योंकि लिंक करना है. दोबारा मैं रिपीट कर देता हूं. कहते हैं इफ अ पर्सन हु इज द ओनर, पार्टनर या डायरेक्टर ऑफ द कंपनी या अंडरटेकिंग है और हु डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है, इनडायरेक्टली मतलब क्या थ्रू स्पाउस के थ्रू या माइनर चिल्ड्रन के थ्रू होल्ड करते हैं या कंट्रोल करते हैं शेयर्स को, कितना 20% से नीचे ना हो इस कंपनी में, इस कंपनी में मतलब कि उससे जो एसोसिएट कर रही है उस कंपनी के अंदर, या अंडरटेकिंग इज आल्सो द ओनर और पार्टनर और डायरेक्टर ऑफ अनदर, और अंडरटेकिंग इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली होल्ड करते हो और कंट्रोल करते हो शेयर्स कैरिंग नॉट लेस देन 20% इन दैट कंपनी और अंडरटेकिंग, और या फिर इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल हो. इफ द कंपनी इज अंडरटेकिंग आर अंडर कॉमन मैनेजमेंट और कंट्रोल, कॉमन मैनेजमेंट हो, दोनों को मिल करके मैनेजमेंट दोनों को वो कंट्रोल कर रही हो, मतलब कि एक उसके भी काम देख रहे हैं उसके भी, और वन इज द सब्सिडरी जिसमें से एक उसमें सब्सिडरी हो दूसरी अनदर की, और या फिर अंडरटेकिंग इज द मुदारबा मैनेजमेंट मैनेज्ड बाय द कंपनी. मुदारबा इज एन इस्लामिक फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, मुदारबा is an Islamic financing activities are set up created in order to ensure interest free financing. मुदारबा के नीचे एग्जांपल दी हुई है, कहते हैं मुदारबा is an Islamic financing activities are set up created in order to
ensure interest free financing. Mudarba Management Company is established as a public company which is licensed to float Mudarba, which are separate legal entities. वैसे नॉर्मली आपका इधर ना होगा पार्ट ऑफ योर सिलेबस जस्ट डेफिनेशन की हद तक है। कहता है मुदारबा एक इस्लामिक फाइनेंसिंग एक्टिविटीज है जो कि सेटअप क्रिएटेड इन ऑर्डर टू इंश्योर इंटरेस्ट फ्री फाइनेंसिंग। Mudarba Management Company is established as a public company which is licensed to a float. कहता however the following directorship or the shareholding shall not be considered while ascertaining the status of the company to be associated. क्या है? The directorship of a person by virtue or the nomination by the concerned minister of the federal government or the provincial government, a financial institution directly या indirectly owned, controlled by the such government. इसमें वो भी हो सकती है डायरेक्टरशिप एसोसिएटेड कर देती हैं। फिर या तो डायरेक्टरशिप ऑफ द पर्सन अपॉइंटेड एज अ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो, फिर शेयर्स ओन्ड बाय द नेशनल इन्वेस्टमेंट, जैसा नेशनल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है हमारे पास, द इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान है, और द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लाइक बैंक्स वगैरह डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ओन्ड एंड कंट्रोल by the federal government or the provincial government, or shares registered in the name of the central depository. नीचे स्टूडेंट्स ये सारे उन्हीं की हमने एग्जांपल दिए। इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएटेड कंपनी की क्या है? कहता है द टर्म इन्वेस्टमेंट शैल इंक्लूड इक्विटी। क्या होगा? इक्विटी, लोन्स, एडवांसेस, गारंटी, व्हाटएवर नेम कार्ड जो भी आप कर सकते हो, एक्सेप्ट फॉर द अमाउंट ड्यू एज नॉर्मल ट्रेड क्रेडिट, where the terms and condition of the trade transaction carried out on arm's length transaction in accordance with the trade policy of the company, that is called the term investment. Or power to make the investment in general, कहता है investment decision are within the power of the director exercised through their board meetings से through होंगी investment। क्या है restriction on the investment associated company में restrictions क्या है? कहता है company shall not make an investment in any of the its associated company except under the authority of the special resolution पास आउट की जाएगी, which shall indicate, क्या करेंगे? indicate the nature, उसका period, amount of investment, terms and condition attached there to, जो कुछ भी जिस purpose जिस terms and condition में हम उसमें invest करें वो सारी चीजें involve होंगी उसमें। और any increase or decrease in the amount of change में अगर कोई होता है तो जाहिर बिल्कुल टाइमली इंटरमेंट करेंगे authority of the special resolution के। condition क्या? agreement for the loan के लिए, the company shall invest in its associated company by way of the loans and advances in accordance with an agreement in writing, and such agreements shall inter alia include, क्या between में होती हैं? कहते हैं nature of the loan हमें बताएंगे, purpose of the loan बताएंगे, period of the loan बताएंगे, rate of the return, उस पे कितना रेट से हमने रिटर्न करना है, फीस और कमीशन बताएंगे, और रीपेमेंट स्केड्यूल उसका डिस्कस होगा कि भाई प्रिंसिपल और रेट ऑफ इंटरेस्ट का जो भी है उसका रिटर्न हमने कैसे कैसे करना है, पेनल्टी अगर क्लास इन केस ऑफ डिफॉल्ट और लेट पेमेंट वो हम बताएंगे, सिक्योरिटी अगर उसकी केस में हमको लग रहे हैं वो हम बताएंगे। कंडीशन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कहता है द रिटर्न ऑन सच रिटर्न इन्वेस्टमेंट शैल नॉट बी लेस देन द बोरिंग कॉस्ट ऑफ द इन्वेस्टिंग कंपनी और द रेट एज मे बी स्पेसिफाइड ऑफ द कमीशन व्हिचएवर इज हायर। एक होती है बोरिंग कॉस्ट, लोन लेने के ऊपर जो कॉस्ट हमारी लग रही होती है, दैट इज कॉल्ड, कहता है उससे कम नहीं होनी चाहिए, और या रेट मे बी स्पेसिफाइड बाय द कमीशन व्हिचएवर इज हायर, जो दोनों में से जो हायर होगा, एंड शैल बी रिकवर्ड on regular basis in accordance with the terms of the agreement, failing which the director shall be personally liable to make the payment. इस तरह कंडीशन ड्यू डिलीजेंस है हमारे पास, the directors of the investing company shall certify करेगी the investment is made after due diligence। ड्यू डिलिजेंस मतलब होता है कि यार एक कॉमन सेंस में आप भी काम करते हो, ड्यू डिलिजेंस एक रिपोर्ट बनती है कि मेरे ट्रू एंड फेयर व्यू के मुताबिक ठीक है, और फाइनेंशियल हेड उसकी देखी जाती है ऑफ द बोरिंग कंपनी कि यार इतने आपके लायबल हैं कि वो पेमेंट भी कर देंगे नहीं कर देंगे, लायबल इन सच दैट इट हैज द एबिलिटी टू रीपे द लोन एज पर द एग्रीमेंट। ये कंडीशन होती है ड्यू डिलिजेंस की, नीचे सारी वही एग्जांपल कोड की हुई है। Exceptions and regulations may specify certain classes of the companies on which the requirement of the passing a special resolution shall not be applicable, इसमें applicable नहीं होती, special resolution की मेडिंग नहीं होती, imposing the condition restriction उसमें ऐसे SCCP ने lay down किया है। और investment of the company to be held in its own name, अपने नेम पर क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है, कहता है all investment made by the company on its own behalf shall be made and held by in its own name। क्या exceptions क्या हैं?
कहते कंपनी में होल्ड एनी शेयर्स इन इट्स सब्सिडरी कंपनी, अगर एक होल्डिंग कंपनी है और सब्सिडरी कंपनी में उसने शेयर्स होल्ड किए हुए इन द नेम ऑफ एनी नॉमिनी, इन द नेम ऑफ एनी nominee of the company, if it is a necessary to do so, to ensure that the company, the number of the members of the subsidiary company is not reduced below the statutory limit. इसलिए हमें लिमिट बताई हुई कि मिनिमम इतने नंबर तो इसमें होने चाहिए। एक्सेप्शंस उसमें कहते हैं इफ इट इज नॉट, इट इज नेसेसरी टू डू सो, तो इंश्योर दैट हमें इंश्योर करना पड़ेगा सेक्शन लिमिट से नीचे ना हो। और वेयर अ कंपनी हैज अ राइट, जहां पर राइट है टू अपॉइंट और गेट इलेक्टेड एनी पर्सन एज अ डायरेक्टर ऑफ द अदर कंपनी and a nominee of the company's exercise of such right has been so appointed or elected, the shares in such other company of the amount not exceeding the nominal value of the qualification shares which are required to be held by the director thereof may be registered or held by such company jointly in its own name and in the name of such person or nominee or in the name of such person or nominee। ये पैराग्राफ किसी को कोई कंफ्यूजिंग हो तो प्लीज आस्क। I am repeating again. Where a company has a right to appoint or get elected any person as a director, अगर कंपनी को एज अ राइट हो कि भाई वो डायरेक्टर की अपॉइंट कर सके और इलेक्ट कर सके ऑफ एनी अदर कंपनी की, किसी दूसरी कंपनी के, लाइक हम समझ लेते हैं सब्सिडरी कंपनी है, और अ नॉमिनी ऑफ द कंपनी या इस कंपनी का नॉमिनी रिप्रेजेंटेटिव इन एक्सरसाइज ऑफ सच राइट, एक्सरसाइज में हो के वो राइट कर सके, हैज बीन अपॉइंटेड और इलेक्टेड, अगर अपॉइंट हो चुका है, इलेक्टेड हो चुका है, तो शेयर क्या होंगे इन सच अदर कंपनी में, दूसरी कंपनी में, वो ऑफ एन अमाउंट, एक अमाउंट के नॉट एक्सीडिंग द नॉमिनल वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू से एक्सीड ना हो, ऑफ द क्वालिफिकेशन शेयर्स, इस पर क्वालिफाई किया गया, विच आर रिक्वायर्ड टू बी हेल्ड, जो कि क्वालिफाई, एक डायरेक्टर को क्वालिफाई करने के लिए जरूरी थे शेयर्स, मे बी रजिस्टर्ड और हेल्ड बाय सच कंपनी, वो कर सकती है जॉइंटली इन इट्स ओन नेम, अपने नेम पर। एग्जाम्पल हम कोट कर लेते हैं, एक कंपनी है, एक और एक है बी की। हम कहते हैं ए का बी में इन्वेस्टमेंट है, और ए के पास, और ए के पास आपका राइट है कि वो बी में इलेक्ट कर सके मेंबर्स को। अब जो बी के डायरेक्टर्स को इलेक्ट करने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है, वो अपने नेम पे वो ट्रांसफर कर सकती है। यहां पर किसी को कोई कंफ्यूजिंग हो तो प्लीज आस्क। थर्ड वन है कि कंपनी में आल्सो प्लेस इट्स इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज, may also place in its investment and securities in the name of the central depository company if it is so desired, or the securities are allowed to kept in the central depository system। ये आजकल का है सीडीसी सिस्टम है, इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस। जस्ट एक नॉलेज किया था कि कंपनी सिक्योरिटीज ने एक मेंटेन की हुई है जहां पर सारे लोग इन्वेस्टमेंट की हद तक लिस्टेड कंपनी या सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी वहां पर शुरू करती है हमारे पास, कि समझने के बैंक है हमारा। रजिस्ट्रार फॉर द इन्वेस्टमेंट नॉट हेल्ड इन ओन नेम, क्या वो करते हैं रजिस्टर्ड करने का, कहता है कंटेंट्स ऑफ द रजिस्टर्ड क्या है, कहता है वे आर ड्यू टू द एक्सेप्शन डिस्कस अबव एनी शेयर्स और सिक्योरिटीज इन व्हिच इन्वेस्टमेंट, जिसमें इन्वेस्टमेंट की हुई है उसका रजिस्टर्ड एक मेंटेन करेगी अपने नाम पे। द कंपनी शैल फोर्थविथ एंटर इनटू अ रजिस्टर्ड मेंटेन बाय it for the purpose at the registered office of the nature, value and such other particulars may be necessary fully to identify such shares and the securities। ओपन फॉर द इंस्पेक्शन, ओपन क्या है, द रजिस्टर शेल बी ओपन होगा इंस्पेक्शन ऑफ द मेंबर्स के लिए विदाउट चार्ज, कोई फीस नहीं होगी, एंड टू एनी अदर पर्सन ऑन द पेमेंट ऑफ फीस, कोई दूसरे पर्सन के फीस फिक्स्ड है बाय द कंपनी ड्यूरिंग द बिजनेस आवर्स में, सब्जेक्ट टू द सच रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन एज द कंपनीज में इम्पोज कर सकती है
so that not less than 2 hours in each should to be allowed. सर्टिफाइड कॉपीज है, उसके सर्टिफाइड कॉपीज क्या होंगे, रजिस्टर्ड जो भी होगा, any payment of such fees as may be fixed by the company, the certified copies requested shall be issued within a period of 7 days. A member seeking to exercise the right must make a request to the company to that effect. Is ordered by the registrar of the funding inspection. कहते हैं in case of a contravention आ जाती है, कोई बल्क सिचुएशन आ जाती है, तो रजिस्ट्रार may by an order compel करेगा an immediate inspection को of the register की इंस्पेक्शन कर सकते हैं, और डायरेक्ट दैट द कॉपीज रिक्वायर्ड करेगा shall be sent to the person requiring that, उस पर्सन के साथ में रिक्वायर कर देगा आपके पास। यहाँ पर ये स्टूडेंट्स आपका लेक्चर चैप्टर आपका एंड हो जाता है। यहाँ तक किसी किस्म का किसी को कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज आस्क। जी फवाद, हमजा, मोहम्मद आरिफ, किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो सारी चीजें क्लियर हैं, प्रैक्टिकली भी आपको चीजें नजर आ गई हैं। मेरे निकल के कोई डाउट है, अभी कोई डाउट है तो प्लीज आस्क। कोई नॉलेजेबल, क्योंकि टोटली बेस ऑफ नॉलेज बेस था और टिपिकली क्रैम है। पहले दिन मैंने बताया था कंपनी लॉ जो है, कंपनी एक्ट जो है आपका टिपिकली क्रैम बेस है। जी फवाद, गुड हमजा, राना गुड। अब राउंड अबाउट हमारा जस्ट इश्यूएंस ऑफ द शेयर्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रॉफिट एंड मीटिंग रेजोल्यूशंस है। इसमें मोस्ट प्रोबेबली वैसे ही दोनों टॉपिक हैं, लेकिन मीटिंग रेजोल्यूशन को थोड़ा सा फुल ऑफ माइंड के साथ सुनिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह ये दो चैप्टर भी हम कवर करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। इसके बाद आपका एक टॉपिक है जो कि बुक का पार्ट नहीं है, वो अलग से आपके साथ में ग्रुप में शेयर कर लेता हूँ, कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। जिस तरह अगर हम सिलेबस के अबाउट पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें, दिस वन सिलेबस था कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। इसमें जस्ट आपका पब्लिक सेक्टर कंपनीज का है कॉर्पोरेट रूल्स एंड रूल्स 2013 सिर्फ ओनली, जिसमें आपको बताया गया कि डिस्कस द रिक्वायरमेंट ऑफ द पब्लिक सेक्टर कोड और एक्सप्लेनेशन द कंप्लायंस ऑफ द कोड इन वेरियस सिचुएशन। सेकंड में द कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस द लिस्टेड कंपनी चैप्टर 2nd, 3rd एंड 5th ओनली। इसमें दिया हुआ कंप्लायंस टू द प्रोविजन ऑफ द चैप्टर 2, 3rd, 5th और द कॉर्पोरेट गवर्नेंस 2017 का रिगार्डिंग सिर्फ दिया गया इंशाल्लाह। It will be discussed inshallah next week में। यहाँ तक किसी किस्म का किसी का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज आस्क। ये सारी चीजें पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं। वैसे ये आप कंपनी की वेबसाइट पे जाके, जिस तरह यही है अहमद हसन टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड ही, या अगर आप वेबसाइट पे भी जाएं वहां पर भी आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। काइंडली अगर आप ये जो रेलेवेंट मटेरियल है हमारे साथ शेयर कर दें तो इजी हो जाएगा हमारे लिए। अच्छा गुड, ठीक है रन फैसल, मैं शेयर कर देता हूँ ताकि आपको प्रैक्टिकली चीजें मिल भी जाएंगी, देखेंगे भी तो आपको याद करने में इजी हो जाएगा और माइंड में भी थोड़ा सा क्लियर होगा आपका आइडिया ना। मैं शेयर कर दूंगा। कॉर्पोरेट वाला भी श्योर 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 श्योर, कॉर्पोरेट वाला भी मैं शेयर कर देता हूँ। थैंक यू, नो इशू नो इशू नो इशू। और किसी की कोई सजेशन हो, कोई रिक्वायरमेंट हो, देखें बिला झिझक पूछेंगे तो पता चलेगा। प्रैक्टिकली आपको चीजें मैं इसलिए इंप्लीमेंट करवा के दिखाता हूँ ताकि आपको प्रैक्टिकली भी थोड़ा सा नॉलेज गेन हो। रटा तो आप मार लोगे, जो प्रैक्टिकली चीजें कोशिश हो सकती हैं वो आप कंपनीज दैट मोस्टली आपका प्रैक्टिकल बेसिस पे है। नॉर्मल रूटीन में आपका चला कॉन्ट्रैक्टेड, फिर भी आपका थोड़ा सा कंसेप्चुअल बेसिस पे था, इंटेलेक्चुअल बेसिस पे था। कंपनीज दैट आपका नॉर्मली क्रैम है, जिस तरह ऐसे भी नहीं किया, जो तरह के रूल्स एंड रेगुलेशन आपने नोट डाउन करके आपने फॉलो करना ही करना है। ऐसे तो खैर लॉ में कॉन्ट्रैक्ट भी करना तो उसमें थोड़ा फिर भी केस टू केस चीजें वेरी करती हैं।
लाइक देखें बैलेंस शीट की चीज़ों की हर चीज़ का आपका पैटर्न है, स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस विद द कोड ऑफ एथिक्स, कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, जिस तरह उनकी रिक्वायरमेंट है वो आपने किया हुआ है कि ना। देखें देखें एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स आपने बताए हुए हैं सारी चीज़ें, उसमें सारी चीज़ें आपकी मेंशन होती है, कोड ऑफ के कौन कौन सी रिक्वायरमेंट आप फुलफिल कर रहे हैं कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस की। करते तो चीज़ें लोग कॉपी पेस्ट ही हैं, लेकिन आपकी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। और ये आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो आपकी डिस्कस होती है एनुअल जनरल मीटिंग में, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। मीटिंग्स के टाइप हैं, जिस तरह 3 टाइप हैं, एक एनुअल जनरल मीटिंग है, एक ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग है, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग है। रिव्यू रिपोर्ट टू द मेंबर्स ऑन द स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस, कोड ऑफ एथिक्स, कि हमने रिव्यू किया ओवरऑल सिस्टम को, भैया हम कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस को हम कंप्लाई भी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। रिव्यू रिपोर्ट आपकी सबमिट होती है, डिस्क्रिप्शन लिखे जाते हैं कि यार नो इंडिपेंडेंट सेक्टर हैज बीन अपॉइंटेड, ये आपका सेक्शन दिया जाता है कि यार रेलेवेंट सेक्शन में जाकर आप देख सकते हैं। ये इंडिपेंडेंट एक ऑडिटर्स रिपोर्ट टू द मेंबर है इंडिपेंडेंट। ये आपकी बैलेंस शीट आ जाती है, नीचे आपका जैसा चेयरमैन है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, डायरेक्टर्स है और चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है। दिस वन द स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, देखें सेम वही आपकी आ जाती है। अगर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम नहीं है तो आपने स्किप कर दिया, एज इट इज आपका वही आ जाएगा। ये कैश फ्लो स्टेटमेंट आपकी आ जाती है। ये सारे आपकी पहले सभी कंपनी की पॉलिसीज होते हैं, फिर नॉट टू अकाउंट्स आपके शुरू हो जाते हैं। नॉट टू अकाउंट वैसे कंपनी की पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स जो भी अडॉप्टेड हैं कि आपके रेवेन्यू कब कब रिकग्नाइज होगा, कब कब बोरिंग कॉस्ट होगी, जिस तरह प्रोविजंस हैं, कंपनी की पॉलिसी क्या क्या चल रही है, रेवेन्यू की रिकग्निशन क्राइटेरिया क्या है, आपकी डेप्रिसिएशन की मेथड क्या चल रहे हैं, ये सारी चीजें आपकी इसमें डिपेंड करके आगे फिर आपके नोट्स टू अकाउंट, मतलब कि ये कंपनी पॉलिसी भी वैसे पार्ट ऑफ द नोट्स टू द अकाउंट्स होते हैं। इम्पैक्ट ऑफ द रीस्टेटमेंट, ये सारी चीजें आपके पास आ गई, जिस तरह फर्स्ट आपका एक फिक्स एसेट स्केड्यूल पे आपका होता है। ये सारे आपकी रिसीवेबल्स, शेयर कैपिटल, हर चीज का आपका लिंक लगा होता है कि यार आगे अगर नोट्स का नंबर लिखा हुआ है, जैसे फॉर एग्जाम्पल 20 है, एक 20 नंबर नोट में ही ये सबऑर्डिनेट जो लोन है आपका वहां पर शो भी हो रहा होगा। इस तरह 20 में है, अगर मैं बैलेंस शीट में जाऊं, ऑब्वियसली इट विल इट इज द हेड ऑफ द बैलेंस शीट आइटम। तो अगर मैं जब बैलेंस शीट में जाऊंगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड दिस वन देखें, ये सबऑर्डिनेटेड लोन दिया हुआ है 105 मिलियन रुपीस का। एंड पे वन के फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिस तरह रिस्क अभी हम बातें कर रहे थे, रिस्क को कितना कवर किया हुआ है, क्या है, ये इसमें आपका पार्ट बन जाता है। कैटेगरीज ऑफ द शेयर होल्डिंग पैटर्न, जिसकी हम बात कर रहे थे कि किसको कितना कितना अलाउ है, दिस वन द शेयर होल्डिंग पैटर्न। ये फॉर्म 34 जिस तरह कंपनीज का आपका होता है, ये पैटर्न ऑफ शेयर होल्डिंग क्या है जो अभी हम बात कर रहे थे। ये डायरेक्टर्स के स्पॉन्सर वगैरह जो भी हैं, उनका आईडी कार्ड नंबर, किसके कितने कितने शेयर होल्ड उसने किए हुए हैं, ये आपके पास आ जाते हैं। फंड्स हैं, ये सारी आपकी जॉइंट स्टॉक, जहाँ जहाँ भी उनका फंड वंड, जिस तरह इन्वेस्टमेंट की बातें हैं, जिस तरह स्टॉक जॉइंट स्टॉक कंपनीज में है, जिस तरह भी आपके आते हैं, ये फॉर्म ऑफ प्रॉक्सी वगैरह, इसके बिहाफ पर जोन अप्रूव करेगा रेवेन्यू स्टैम्प वगैरह सबमिशन के तौर पर। ये इंपॉर्टेंट एक नोटिस भी होता है, दिस फॉर्म ऑफ प्रॉक्सी ड्यूली कंप्लीटेड मस्ट बी डिपॉजिटेड टू द कंपनीज रजिस्टर्ड ऑफिस एट, जिस तरह भी आपका कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस आर्टिकल 76 के मुताबिक।
जी स्टूडेंट्स, यहाँ तक किसी किस्म का किसी का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज आस्क। जी कमर साहिब, फवाद, मोहम्मद आरिफ, चीजें आप प्रैक्टिकल नॉलेज बेस पे लेके चलेंगे तो आपको जल्दी रिमाइंड में और जल्दी माइंड में ना बैठेंगे आप। एक बार भी अगर आपने ये रिपोर्ट भी पढ़ ली, जिस तरह फॉर एग्जाम्पल ये आप नेट से भी आप पढ़ सकते हो, ठीक है मोहम्मद आरिफ। अब जब आप पढ़ेंगे ना इन चीज़ों को, आपको खुद बुक भी पढ़ने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको माइंड में चीज़ें क्लियर होती जाएंगी एक्चुअली वो क्या क्या रहा है। बुक में फिर भी थोड़ा सा मिसकंसेप्शन आ जाता है, किसी को किसी के साथ लिंकेज पे चला जाता है। जब आप ये नेट से डाउनलोड करके इसी के पीछे करिए, कोई भी लिस्टेड कंपनी की अब अगर आप करेंगे, लिस्टेड कंपनी आप एसएससीपी की वेबसाइट पे भी जाकर देख सकते हैं कि यार कौन सी लिस्टेड कंपनी है कौन सी नहीं है। कोई भी आप कर लें, जिस तरह लाइक हमारे में बड़ी मशहूर है नेस्ले है हमारे पास, फॉर एग्जाम्पल नेस्ले है हमारे पास, ये हमारे पास नेट से डाउनलोड आपकी इनकी पड़ी होती हैं, सारी चीजें आपकी पड़ी होती हैं। नेट से डाउनलोड करके जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर सारी चीजें आपकी कंपाइल होगी। ठीक है स्टूडेंट, हम लेक्चर को यहीं पर एंड करते हैं। इंशाल्लाह विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास द सेम वाइल द सेम पैटर्न के साथ इंशाल्लाह। बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, थैंक यू वेरी मच, ब्लेस यू ऑल। ओके, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।